बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर क्या होता है? इट्स अ वास्ट टर्म, इट encompasses many things. Anything we do every time. Anything which we do every time. Fine. The way we conduct ourselves. The way we conduct ourselves. Fine. और इसमें हमारे टेंशन्स भी आ जाते हैं। fine. बिल्कुल आ जाते हैं। Fine. So behavior is something which we do, we display, we exhibit. That is our behavior. It could be good or bad. यहाँ पे हम जो फोकस करेंगे वो हम ज्यादा फोकस करेंगे बिहेवियर्स इन रिलेशन टू आवर चिल्ड्रन, कि हमारे बच्चे क्या करते हैं। बिहेवियर वो दोनों तरह से हो सकते हैं। गुड बिहेवियर को और क्या कह सकते हैं? Desirable and undesirable. गुड, डिजायर्ड, डिजायरेबल, और अदर वन इज बैड बिहेवियर। बैड बिहेवियर को क्या कह सकते हैं? अनडिजायर्ड, अनप्लेजेंट, समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड। फाइन। सो लेट्स गो फॉर द गुड बिहेवियर फर्स्ट। What are good behaviors which we see in our kids? ये हमारे बच्चों को जब हम काम कराते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ये जो टाइम यहाँ पे आके गुजारते हैं बच्चे हमारे पास, उसमें क्या गुड बिहेवियर है? अटेंशन देना, फाइन, कमांड को फॉलो करना, कमांड फॉलो करना, आगे बच्चे साफ करते हैं, ग्रीटिंग्स, ओके, शेयरिंग, शेयरिंग, बस। और अच्छा नहीं करते हैं? हैंडशेकिंग करते हैं, हैंडशेकिंग करते हैं, जो हम कहते हैं कंप्लायंस शो करते हैं, हमारी कमांड फॉलो दूसरा से आपने कहा। तो एनीथिंग विच वी expect and which we desire from them in regard to our stimulation और in regard to our schedule जो हमने उसको दिया हुआ है, उसके मुताबिक जो वो काम उस तरह से करेक्ट रिस्पॉन्स के साथ करते हैं, दैट इज अ गुड बिहेवियर। गुड बिहेवियर में क्या करना चाहिए हमें? उसको अप्रिशिएट। मुझे ना बताएं, सिर्फ आप अपने आप को सोचिए और एनालाइज करें कि हम कितना अप्रिशिएट करते हैं जब एक काम बच्चा अच्छा करता है। वी लाइक इट। वन थिंग, ये करना क्यों जरूरी है, रीइंफोर्स करना उसको, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो अगली दफा शायद वो उसको टेंडेंसी उसको दोबारा करने की उतनी अच्छी ना हो, मोटिवेशन ना लगे उसको। तो इसलिए एक तो यहाँ पे ये चीज सामने आई कि हमें उसकी गुड बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो ज्यादा अच्छा करे। क्योंकि हमें गुड बिहेवियर से प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता, हमारा काम चल रहा होता है। प्रॉब्लम हमें हो रहा होता है बैड बिहेवियर से। बैड बिहेवियर हम जो देखते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जस्ट टू लिस्ट डाउन फ्यू, क्या क्या हो सकते हैं? मारना, हैंड क्लैपिंग, ओके, स्टिलिंग, थ्रोइंग, बाइटिंग, एग्रेसिव बिहेवियर, हम टाइप्स पे भी बात करते हैं। थोड़ी बात ही क्या आपकी वो भी। और सेल्फ हार्मिंग, ओके, जो सेशन के बच्चे भाग जाते हैं, ठीक है, भाग जाते हैं। इनको हम लिस्ट कर देते हैं कैटेगरीज में, थोड़ा सा है सारे बैड बिहेवियर्स में। कैटेगरीज इसकी क्या बन सकती है? वन इज एस्केप बिहेवियर, और क्या हो सकती है कैटेगरी? टाइप्स कह दें आप, उसकी कैटेगरी कह दें। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, और डिसरप्टिव, ये क्या होता है? नुकसान पहुंचाएगा, कोई
कोई भी एक्टिविटी करा रहे हो या कुछ भी हो तो उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, सारा माहौल ही खराब हो जाता है, वो एक्टिविटी ब्रेक हो जाती है, वो काम जो आप करना चाहते हो डिस्टर्ब हो जाता है। अनसोशल, अनसोशल में रेपिटेटिवनेस भी आ जाती है, जिस तरह आपने हैंड क्लैपिंग कही, वो भी अनसोशल है। तो इसको हम साथ इसके रेपिटेटिव भी लिख देते हैं। और क्या हो सकता है? पढ़े होंगे आप लोगों ने जो सिलेबस, जी मैं साहब ऐड कीजिए कुछ विस्तार में। मैं अनअटेंशन के अलावा ये जो स्नबिंग वगैरह जो बीच में इंटरप्ट करते हैं वो अनसोशल के अंदर क्या वो रिपीटेटिव डिस्ट्रप्टिव में भी आ जाते हैं, उसमें भी आ जाती है। और इसके अलावा नॉन कंप्लायंस स्क्रिप्ट में आ जाएगा। एक्सप्लॉइट करना। एक चीज और, आई डोंट नो दिस बिहेवियर्स, दिस कैटेगरीज आर इन सम बुक और नॉट, ये मैं कर रहा हूँ, हम अपने बच्चों को देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हमें करते हैं, उसमें एक और इनका बिहेवियर मिलता है इरिटेटिंग, दे इंटेंशनली इरिटेट समवन। जो रिलक्टेंस बिहेवियर भी इनका हमें मिलता है, वो एस्केप में आ जाता है। तो ये जो स्नबिंग बीच में वो करते हैं तो ये इरिटेटिंग बिहेवियर के अंदर आ जाएगा, या वो डिस्टर्ब करना चाहता है, माहौल को खराब करना चाहता है, उसमें भी। लेकिन ये समटाइम्स इरिटेट जान के दिखा के करना, जान के दूसरे को तंग करना, ये हमें इसमें मिलता है। ऑब्सेसिव बिहेवियर, फाइन, व्हाट एल्स? तो ये मेन मेरा ख्याल कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं, जिसमें डिफरेंट, ये क्राइम भी इसमें आ जाएगी, थ्रोइंग भी इसमें आ जाएगी, सेल्फ हिटिंग भी इसमें आ जाएगी, ये हैंड फ्लैपिंग भी आ जाएगी, पुशिंग भी आ जाएगी, ये सारी चीजें इसके अंदर ऑलमोस्ट कहीं ना किसी के अंदर आ जाती है। बिहेवियर के कुछ पार्ट्स होते हैं, एनालाइज जब हम उसको करते हैं, व्हाट आर ABC ऑफ अ बिहेवियर, कंटीन्यूअस वो क्या होता है जी? एंटीसीडेंट ABC, A is for antecedent, B is for behavior and C is for consequence. ये क्या होता है, समझाएं थोड़ा। मतलब हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उसके रिएक्शन आता है उस पे, फिर जो रिएक्शन ए हो गया, फिर बिहेवियर आता है और उसके मतलब कंसीक्वेंसेस जो वो बिहेवियर कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल क्राइम आ गई या कुछ भी, तो वो फिर कंसीक्वेंस हो गया उस इवेंट का जो अकर हो गया एनवायरनमेंट में। Fine, very good. Somebody want to add something? ABC. मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि एंटीसीडेंट जो है वो एक रीजन है उस बिहेवियर की, ठीक है जी। बिहेवियर इटसेल्फ गुड और बैड क्या है, जो भी है वो बिहेवियर है। कॉन्सिक्वेंस इज समथिंग, योर रिएक्शन, योर रिस्पॉन्स टू दैट बिहेवियर। ये तीन चीजें होती हैं। हर बिहेवियर के पीछे कोई वजह होती है, अच्छा या बुरा जो भी हो, ठीक है। अच्छा करने के लिए उसको शायद वो रीइंफोर्समेंट चाहिए, वो मोटिवेशन चाहिए, वो एप्रिसिएशन चाहिए, तो वो अच्छा करेगा। और वो बिहेवियर जब अच्छा होगा तो आपका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिस्पॉन्स जो आपका है वो भी मैटर करता है। ये वो चीज़ें जो मैंने बात की कि हम उसको कितना उसको अप्रिशिएट करते हैं या रीइंफोर्स करते हैं। वी समटाइम्स मिस दिस पार्ट, और हम चाहते हैं कि ये ऐसे ही चलता रहे, तो ऐसा नहीं होता है, फिर उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आता है, कुछ ना कुछ चीज़ें अफेक्ट होती हैं। और कुछ भी ना हो तो आपकी पेयरिंग और बॉन्डिंग अफेक्ट जरूर होती है।
अगर आप उसको रीइंफोर्स ना करें, एप्रिसिएशन ना दें, तो वो काम तो करता रहेगा, लेकिन जो आपका बॉन्ड उसके साथ वर्किंग रिलेशन जो आपका है वो वीक जरूर हो जाएगा। आफ्टर सर्टेन पीरियड वो उसको डिस्प्ले भी कर सकता है इन सम नॉट डूइंग दैट गुड वन या शोइंग सम बैड वन, तो वो इस तरह से भी कर सकता है। सबसे बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए कुछ चीज़ों को आपको जानना जरूरी है कि एक बिहेवियर चेंज होने के लिए कुछ टाइम लेता है। वो कितना टाइम हो सकता है बिहेवियर मॉडिफाई होने के लिए? एक बच्चा थूकता है, एक बच्चा रोता है, एक बच्चा मारता है, एक बच्चा कहना नहीं मानता है, जो भी बिहेवियर हमने बात की है, एस्केप करता है, जो भी वो बिहेवियर है उसको चेंज करना आप चाहते हैं तो उसको कुछ टाइम लगेगा। वो कितना टाइम हो सकता है? इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ना, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन में भी करता है, हाँ उसके ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि वो हाउ लॉन्ग इट टेक्स टाइम, कंसिस्टेंसी पे भी, आपकी स्ट्रेटजी पे भी डिपेंड करता है, कौन आपका ये रिस्पॉन्स जो है, कॉन्सिक्वेंस आपका कैसा है, आप क्या स्ट्रेटजी कर रहे हैं, वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेगा, बट जनरली इट टेक्स 3 to 4 वीक्स कंप्लीटली मॉडिफाई होने में। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए उसको इतना पीरियड तकरीबन लगता है। इट कुड बी लेसन एज वेल, अगर इंटेंसिटी कम है उसकी, अगर वो बहुत स्ट्रेंथेंड बिहेवियर नहीं है, पुराना बिहेवियर नहीं है, रिसेंटली डेवलप्ड बिहेवियर है, तो फिर वो कम भी टाइम ले सकता है। लेकिन एटलीस्ट इतना 3 वीक्स का टाइम आप रखें, 3 to 4 वीक्स जो है इतना टाइम लगता है चेंज होने में। दिस इज वेरी नेचुरल इनफैक्ट। आई ऑलवेज रिपोर्टेड कि जैसे हम जब जाते हैं हज पे, उम्रे पे, तो हम कहते हैं कि 8 दिन की नमाजें वहाँ पढ़नी है मदीना में। जब वो पढ़ते हैं तो आपका रुझान उस पर बढ़ जाता है लगातार जाने से। कंसिस्टेंटली जब आप एक काम करते हैं तो वो आपका वो रुझान उस पर नमाज की तरफ आ जाता है। इसी तरह से आपको डिफरेंट चीज़ों में अगर आप देखें तो आप साइकोलॉजी कहती है कि इसमें 3 to 4 वीक्स लगते हैं, 4 वीक्स लगते हैं बिहेवियर को चेंज होने में। रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 दिन की नमाजें लगातार उसमें आ जाती हैं। तो इट हैज़ वेरिएशंस इन नंबर ऑफ थिंग्स। मैं ये समझता हूँ कि एक बिहेवियर जो जल्दी हमने पकड़ लिया, रिसेंटली स्टार्टेड है, इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा नहीं है, वो हो सकता है विदिन अ वीक भी चेंज हो जाए। एक बिहेवियर जो बहुत पुराना है, स्ट्रेंथेंड है, और हमारी स्ट्रेटजी भी उसमें अच्छी नहीं है, तो फिर शायद वो ज़्यादा टाइम ले। एक बिहेवियर जो रिसेंटली डेवलप हुआ है, हमारी स्ट्रेटजीज उस पर गलत है, अगर मेथड ऑफ इंटरेक्शन डीलिंग दैट, कॉन्सिक्वेंस वाला पार्ट हमारा अच्छा नहीं है, हम उसको सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कम बिहेवियर बढ़ के स्ट्रेंथन भी हो जाएगा। सो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर को, फिर आप उस पर डाटा कलेक्ट करते हैं कि इस बिहेवियर के क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या है। उसके लिए कुछ चंद सवाल आपके ज़हन में इमीडिएटली उठने चाहिए कि ये बिहेवियर, फॉर एग्जांपल स्पिटिंग, उसने आज आपने देखा कि बच्चा आया है, उसने स्पिट किया। अब आप उसको डाटा उस पर क्या ले सकते हैं? व्हाई इट्स हैपनिंग, व्हाई इट्स हैपनिंग, वो कैसे पता लगेगा? पेरेंट्स से पूछ सकते हैं अभी किया कि डिस्टर्ब विद द बेट, ठीक है एंटीसीडेंट सर। आपने ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली वो प्रोसीजर है जो इंस्टेंटली आपके दिमाग में होना चाहिए, जरूरी है उसी वक्त। प्रीवियस सेशन क्यों किया? क्यों किया मैं मुझे सोचना होगा, मैं वो कर क्या रहा था, ये इससे पहले क्या हो रहा था, उसके स्पिट करने से पहले भी कुछ हो रहा था ना। वो कोई चीज ले रहा था, मैं उसको दे रहा था, मैंने उसको कहा था बैठो, समथिंग, मैंने उसको कुछ कहा अस्सलाम वालेकुम, उसने स्पिट कर दिया, तो कुछ हुआ उससे पहले, वो फौरन हमें देखना होता है कि क्या हुआ, ताकि हमें उसका एंटीसीडेंट आइडेंटिफाई करना आसान होता है। दूसरा इसमें डाटा लेने की जरूरत ये होती है कि ये
कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ही सिर्फ हो रहा है, मेरे पास ही कर रहा है, या घर में भी कर रहा है, गाड़ी में भी कर रहा है, या मेरी क्लास से निकल के इनकी क्लास में भी कर रहा है। वो डाटा मुझे बताएगा कि ये स्पेसिफिक मेरे साथ है या एक उसने हर एक के साथ वही पैटर्न रखा हुआ है। डाटा लेने के लिए आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से लेनी पड़ती है, जो उसको ज्यादा देखते हैं घर में, डिफरेंट एनवायरमेंट्स में। वो बता सकते हैं कि क्या ये बिहेवियर वहां पे। अब हम उस डाटा की फ्रीक्वेंसी या उसकी कुछ डाटा होता है काउंटेबल होता है, जिसको हम काउंट करते हैं 4 दफा थूका। कुछ होता है जो काउंटेबल नहीं होता है, उसकी हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि कितना करता है वो। ठीक है, तो वो डाटा आपको, ये क्वेश्चंस आपको जो हैं, ये आपको बताते हैं कि आप क्या चेंजेस ला सकते हैं उस बिहेवियर को चेंज करने के लिए। अगर आप ये ना करें तो आप एक सिंपल वे के अंदर उसको, अगर उसने स्प्लिट किया, आप उसको मना करेंगे, डोंट डू दैट, दिस इज बैड, वेरी बैड, आप डांटेंगे। आप पेरेंट या अगर आप उसको एग्रेसिवली यूज करते तो आप फिजिकल हैंडलिंग भी कर सकते हैं। कुछ भी रिएक्शन आपका ऐसा जो वो उस बिहेवियर को खराब बढ़ा भी सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड एक्ट एज रिक्वायर्ड आफ्टर गेटिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ द रिगार्डिंग टू बिहेवियर, ओनली देन यू शुड गो फॉर सम स्ट्रेटजीज। तो जब भी कोई बिहेवियर आता है इस तरह का जो अनडिजायर्ड है, बैड बिहेवियर है, तो आपको उसकी डिटेल्स लेनी जरूरी है। रो रहा है बच्चा, हम देखते हैं रोता है, अब क्या करें, उसका क्यों रो रहे हैं? क्या सबसे पहले उसमें जो उसकी बेसिक नीड्स हैं उसको रूल आउट करना जरूरी होता है। कहीं भूख तो नहीं लगी इसको, इज ही थर्स्टी, क्या ये यहाँ पे गर्मी इसको लग रही है ज्यादा, क्या वो यहाँ पे अनकंफर्टेबल है, कोई नेचुरल नीड, कहीं पे इसके ठीक है, स्टोमक एक है, कहीं ये बुखार में है। हाँ, तो ये नेचुरल नीड्स को पहले रूल आउट करना जरूरी होता है। अगर वो है तो आपकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी, फिर आप उसको कंफर्टेबल करेंगे, आप उसको सूद करेंगे। अगर वो नहीं है और वो बिहेवियर क्राइम जो है वो किसी और वजह से बिलफर्ज है, फिर उसकी स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वो रो रहा था कि मैंने ये लेना है, एक चीज की डिजायर अपनी मीट करने के लिए वो रो रहा है। अब मुझे पता तो लग गया कि वो इस चीज के लिए रो रहा है, मेरा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इस पे डिपेंड करता है वो बिहेवियर किधर जाएगा, बढ़ेगा या कम होगा। अगर मैं उसको ये दे देता हूं जो ये मांग रहा है, तो फिर क्या होगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, रोना बंद कर देगा, मसला हल हो गया, सेटिस्फाई हो गया। दिस व्हाट वी वांट कि वो क्राइम ना करे। बट इसका इफेक्ट क्या होगा, he will learn something out of this interaction। रोया इसके लिए मैंने ये उसको दे दिया, what will he learn? कि मैंने तो जब मैं रोऊंगा तो मुझे मिल जाएगा। अब मैं उसको ये नहीं दूंगा, वो क्या करेगा, शायद चीजें फेंकने की तरफ भी चला जाए, हैक बैंड करने की तरफ भी चला जाए। मैं उसके लिए तैयार हूँ, उसको मैंने अलग से डील करना होगा। Because I don't want the child to learn a bad behavior for rest of the things which is displayed anywhere in any environment। तो ये मेरा अमल जो रिएक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं उसको कैसे डील करूं उस बिहेवियर को देखते हुए। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपके माइंड में उस वक्त तेजी से चल रही होती हैं स्ट्रेटजीज, और आप उसको प्लान कर रहे होते हैं। कुछ डाटा वगैरह भी उसमें ले गए कि क्या ये हर जगह ये जिद करता है, हर जगह ये रोता है। वो डाटा इंस्टेंटली शायद उस वक्त ना ले सकते हो, बट इमीडिएटली आपको उसमें आफ्टर दैट आपको रिक्वायर्ड होगा टू चॉक आउट सम स्ट्रेटजी एंड गाइड्स द पेरेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द टीम जो उस बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन सबको भी गाइड करने के लिए। तो बिहेवियर को एनालाइज करना आना चाहिए, मैं मानते हैं। एनालिसिस के लिए आपके पास कुछ डाटा होना जरूरी है, उसका आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपको तैयार रहना चाहिए कि वो उससे बढ़ के भी कुछ ना कुछ करेगा। तो बिहेवियर को डील कैसे करते हैं डिफरेंट चीजों में, दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड हैव एम्पल स्ट्रेटजीज इन योर माइंड
रेडिली अवेलेबल, ताकि आप एक अप्लाई करते हैं वो नहीं करती है, उसको दूसरा अप्लाई करते हैं। ये जो बिहेवियर जिसमें आपने काम शुरू किया, क्राइंग है ये जो भी है, अब ये चेंज होने में कितना टाइम लेगा? ज्यादा लेगा। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट, यहाँ पे वो पेशेंस वाली बात आ जाती है कि आपको पेशेंट की डील करना होता है, कि आपको रेडी होना चाहिए कि ये टाइम लेगा। आप इतनी जल्दी ना करें कि आज आप उसको कह रहे हैं चुप कर जाओ, जब आपने कोई स्ट्रेटेजी है उस पर अप्लाई की है तो यू शुड एक्सपेक्ट कि वो फौरन हो जाएगा। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ये क्राइम की है, जो आगे बढ़ जाना, हैंड बैगिंग। रिसेंटली एक बच्चे का सेशन मैंने लिया था, मोहम्मद का, इट इज देयर इन योर ग्रुप एज वेल। वो रो रहा था, अनकंफर्टेबल था, जो भी था, डिमांड उसकी थी कुछ था, तो वो आगे उसने इधर लेटा है, उसने हेड बैंग करना शुरू कर दिया रोने के साथ। मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, वो शुरू से पहले से ही रो रहा था, डिस्टर्ब था। इनिशियल डेज थे उसके, मेरा दूसरा तीसरा दिन था शायद। उसके रोने की कोई एपरेंट वजह नहीं थी मां सिवाय डिस्टर्बेंस की। ठीक है, जो डाटा मेरे पास जितना था उसका रिव्यू, उसका पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कैसा है, क्या उसके फीचर्स है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने उसको चुप कर नहीं कराने की कोशिश की। मैं उसके पास सिर्फ बैठ गया और उसको मैंने, उसने जैसे रोने के बाद आगे हेड बैंग करना शुरू किया तो उसको मुझे फिर रोकना पड़ा। अब मेरा वो रोकना कैसे था होना चाहिए? क्या मैं उसको मना करूं, समझाऊं, कैसे मना करूं? फिजिकली हाथ रख दें आगे। उसको मैंने सिंपली हेड बैंगिंग से बचा लिया। कहा मैंने उसको, फिर भी कुछ नहीं, मैंने चेहरा भी अपना दूसरी तरफ रखा। वो देखता था बीच बीच में मुझे कि मैं उसको देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ, अटेंशन सीखिंग। इट टुक अबाउट 12 मिनट्स। 12 मिनट्स में मैं उसको देखता रहा वो क्या कर रहा है। उसकी हैंड बैंगिंग 2-3 दफा शुरू में उसने ज्यादा की, मैंने हाथ रखा, उसने और ज्यादा की। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा उसको। इवेंचुअली उसमें उसकी इंटेंसिटी कम होती गई हैंड बैंग करने की, और इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ उसका फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ, उसकी क्राइम भी वीक हो गई। अब मैंने उसके आगे चीजें रख दी, टॉयज। मैंने उसको नहीं कहा ये खेलो, ये डालो, ये निकालो, ये एनिमल है, ये क्या है, कुछ नहीं। मैंने उससे बात की, मैंने उसके आगे रख दी बस। और थोड़ी देर बाद उसने उसको देखता रहा, साथ साथ चीजें आ रही हैं मेरे साथ सामने आ रही हैं, और इवेंचुअली मैंने उसके हाथ में एक पकड़ा दिया ऐसे करके। उसने उसको भी टॉलरेट कर लिया। फिर उसने उठा के इसको लगा भी दिया। वहां से उठा के फिर मैं उसको चुप करके बगैर बोले जो है चेयर पे ले आया। चेयर पे बैठा है, वहां पे फिर थोड़ी देर क्राइंग रही। आफ्टर 20 मिनट्स he was comfortable. He was comfortable, and then he played, he participated in the activity, he uttered as well, verbally, non-verbal बच्चा है वैसे। मकसद कहने का ये कि, और फिर सही लेबल किया चीज़ों को उसमें किया कि अगर मैं उस जगह पे जहाँ पे वो हेड बैंगिंग और उसको मैं डील उस अंदाज से ना करता शायद, तो वो अगला जो 20 मिनट उसने मेरे साथ अच्छे गुजारे, कंस्ट्रक्टिव गुजारे, वो ना आते। So you have to analyze the behavior, you have to deal it tactfully कि उस behavior को क्या क्या हो सकता है और कैसे आप उसको कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं behavior के पीछे, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी बॉन्डिंग, पेयरिंग, बच्चे का लेवल ऑफ फंक्शनिंग, बच्चे का चेंजेस उसको जो मिल रही होती हैं, फीचर्स उसके। अगर हम देखते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, अगर है वो रेपिटेटिव है तो वो अनसोशल भी है, वो एक इन्वायरमेंट से दूसरी इन्वायरमेंट में जाएगा तो रिएक्ट करेगा। We should understand and give them time for that. उसका रिजल्ट क्या होता है कि उसकी लर्निंग प्रोग्रेसिव होती है और बिहेवियर रिड्यूस होता है। लेकिन अगर आपने बिहेवियर को गलत डील कर लिया फिर वो बढ़ जाता है। एक और सेशन आप अगर इसमें याद देखिए, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन, बच्ची थी हुरैन, शी स्पिटेड यहाँ पे मेरे एक काम करते हुए, कुछ नहीं कहा उसको। स्पिटिंग उसकी हैबिट थी, है पहले पुरानी। मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। वॉज वेरी डिफिकल्ट। एक बच्ची, बड़ी बच्ची है, आप रिस्पेक्ट कर रही है, आप कुछ भी ना कहें उसको। अगर मैं उसको कहता ये क्या किया है, या उसको इवन उस अंदाज से देखता भी, जेस्चर्स देता अपने फेशियल एक्सप्रेशन, उसने दूसरी दफा फिर करता था। वो उसने एक दफा किया, मैंने कुछ नहीं कहा, और उसने दोबारा नहीं किया। अगर कुछ बिहेवियर्स को हमें इग्नोर करना पड़ता है। अगर उसको पता लग जाए कि आप उससे तंग हुए, इरिटेटिंग, उसने आपको क्यों किया है,
उसने आप एक तो डिस्टर्ब करना चाहते हैं माहौल जो आपका चल रहा था जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं, वो डिस्टर्ब मैंने नहीं होने दिया, मैं काम जारी रखा, प्रॉम्प्ट कर दिया, काम करवा लिया, इरिटेट भी मैं नहीं हुआ, उसका एस्केप फेल हो गया, वो एस्केप चाह रही थी, वो नहीं हुआ, उसको अटेंशन देना मुश्किल लग रहा था, वो उसको फिर भी देना पड़ा, तो उसने वो खुद ब खुद छोड़ दिया। अगर मैं उसको काउंसल करूं या एक टिपिकल पैटर्न तो यही, हम उसको डांटते हैं, मना करते हैं, समझाते हैं, काउंसल करते हैं, वो उसको पता लग जाता है कि दिस इज समथिंग व्हिच इज इरिटेटिंग मी, वो बच्चा ज्यादा करेगा। ये अगर आप देखें कि आपका ये ग्रुप अपने फ्रेंड्स का होता है, इसमें अगर एक कोई फ्रेंड किसी एक बात पे तंग होता है तो हम सब उसको वो ज्यादा करते हैं, बार बार छेड़ते हैं, दिस इज नेचुरल ह्यूमन साइकिल। एक बंदा जिस पे तंग होता है उसको हम बार बार जान जान के तंग करते हैं, एंड वी एंजॉय दैट फन। तो इस तरह से आप अपनी वीकनेस ना जाहिर करें दूसरे पे, विल हेल्प इट। फाइन, तो रीजन सबसे अच्छी चीज बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए जो बेस्ट चीज होती है कि हम एलिमिनेट करें एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट नहीं होगा तो बिहेवियर भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, उसको मैं पहले ही खाना दे दूं तो वो रोएगा ही नहीं। एक बच्चे को खिलौने चाहिए होते हैं तो वो रोता है, मैं अगर उसको पहले ही खिलौने दे दूं उसके रोने से पहले, तो वो एंटीसीडेंट दूर हो गया, वो नहीं रोएगा। अब उसको रोने से बचा के अब उसको नेक्स्ट स्टेप पे मैंने उसे जो करना है, टॉलरेंस क्रिएट करनी है, अब मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन वो रोना शुरू हो गया और बिहेवियर सारा माहौल ही खराब हो गया टीचिंग का, तो अब मैं उसको सिखा भी नहीं सकता हूँ जो मैं सिखाना चाहता हूँ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हुए उसको कोशिश करें कि आप उसकी एंटीसीडेंट को रिमूव कर दें जिस वजह से वो बिहेवियर अकर होता है। अब जब वो एंटीसीडेंट नहीं होगा तो बिहेवियर आपका उसका नहीं आएगा, तो आपके लिए अगला प्रोसेस टीचिंग का कंटिन्यू रखना आसान होगा। समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट कि हम उसकी एंटीसीडेंट को आइडेंटिफाई कर सकें। वन, पेट में दर्द हो रही है, वो नॉन वर्बल है, बता नहीं सकता, वो डिस्प्ले कर रहा है। उसको ये चीज चाहिए, वो नॉन वर्बल है, बता नहीं सकता है, बट ही हैज स्टार्टेड क्राइंग। वो इस कपड़े में कंफर्टेबल नहीं है, उसने इधर आके रोना शुरू कर दिया, ये चीजें फेंकनी शुरू कर दी। तो समटाइम्स वी कैन नॉट आइडेंटिफाई और चेंज द एंटीसीडेंट। उस सूरत में हमारे पास कॉन्सिक्वेंस इज द नेक्स्ट स्टेप जहां पे हम चेंजेस ला सकते हैं। वो कॉन्सिक्वेंस के तौर पे जो मैंने कहा कि हो सकता है मैं उसको वर्बली मना ना करूं, अगर ऐसा बिहेवियर है मैं उसको इग्नोर करूं। समटाइम्स यू हैव टू इग्नोर, समटाइम्स यू हैव टू डील इट टैक्टफुली, बट यू हैव टू गिव सम टाइम टू द चाइल्ड टू चेंज द बिहेवियर। उसके लिए आपको अपने आप को बहुत काम और कंपोज रखना होता है। अक्सर सेशंस में मैं देखता हूँ किसी बच्चे ने बैठे हुए हैं, उसने एक चीज फेंक दी तो जो कराने वाला होता है उसकी हवाइयाँ हो जाती हैं, वो घबरा जाता है। ये बच्चे बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, ये फौरन उसको पिक कर लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो जान के वो काम और करेंगे या वो सक्सेसफुल हो जाएगा उसका काम। वो समझ लेगा कि ये तो डगमगा गया है, घबरा गया है। डोंट गिव दैट इंप्रेशन, जस्ट बी रिलैक्स, काम, कंपोज। बिल्कुल उसको फील ना होने दें कि भी उसने जो किया है दैट हैज अफेक्टेड यू। फेंक दिया, वो तो फेंक दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर आप ये वीकनेस शो कर देंगे, वो इस काम को ज्यादा भी बढ़ाएगा और उस तरफ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कंपोज रहेंगे, अपने आप को कामली उसको आप डील करते रहेंगे, तो वो चेंज होगा बिहेवियर, उसका फेंकने की तरफ काम जाएगा। अगली जो स्ट्रेटेजी उसने जो करनी थी वो उस तरफ नहीं जाएगा, वो बल्कि खुद फंस जाएगा कि ये इसने क्या किया, इसने कुछ कहा ही नहीं है मुझे, मैंने फेंका है। सारे कहते हैं, जब भी मैं फेंकता हूँ सारे कहते हैं ना फेंको, कोई थप्पड़ भी मार देता है, कोई मना करता है, इसने कुछ भी नहीं किया, ये अपना काम करता जा रहा है। तो ये जो उसको फीलिंग मिलेगी वो उसको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट भी कर देती है। बट मोस्टली वी डू इट अदरवाइज, हम इग्नोर नहीं कर रहे होते। ये बहुत छोटा पॉइंट है, बट इट हेल्प्स अ लॉट। इग्नोरिंग एंड ऑब्जर्विंग, उसका चेंज आपको नजर आता रहेगा। वो पीक की तरफ जाता है एक दफा बिहेवियर, फिर उसके बाद वापस आता है। उस पीक तक हमें अपने आप को कंट्रोल रखना होता है कि हम इसको पूरा निकाल लें, अपना गुबार निकाल लें, गुस्सा अपना निकाल लें, तो वो उसके बाद फिर वो नेचुरली आ जाता है। अब उसका फायदा अगले सेशंस में होता है। उस सेशन में नहीं हुआ, उस सेशन में आपने रोने धोने में ही वक्त गुजर गया, वो कुछ भी नहीं कर रहा, फेंक रहा है, सब कुछ नहीं कर रहा है। बट इफ यू हैव डेल्ट हिम टैक्टफुली इन दैट सेशन,
और उसको आपने इन चीज़ों में ना नहीं जाना, एस्केप कामयाब नहीं होने दिया, अटेंशन उसको देते रहे, उस माहौल को डिस्टर्ब नहीं होने दिया, इनको मैनेज कर लिया, तो अगले सेशंस आपके जो है फिर वो पॉजिटिव हो जाते हैं। अब वो बच्चा समझ जाता है, अब उसकी आपके साथ एक बॉन्डिंग ट्रेनिंग जो है वो भी उस अंदाज में बेहतर बन रही होती है जहाँ पे वो काम करने की तरफ आता है। अब आप उसकी वीकनेसेस पे आ जाते हैं, वो काम कर सकते हैं। लेकिन ये बिहेवियर अगर आ जाए और आप उसको मैनेज ना कर सकें, तो वीकनेसेस जो हम बात करते हैं लर्निंग बैरियर्स के तौर पे जो हमने बात की कि वो अटेंशन नहीं देता, वो उसको प्रोसेसिंग नहीं आती, वो रेपिटेटिव है, वो हाइपर एक्टिविटी, हम उन पर काम नहीं कर सकते अगर हम बिहेवियर को ना मैनेज कर सकते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डीलिंग अ चाइल्ड कि हाउ टू टीच हिम। उसमें बिहेवियर मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सही हो जाए तो आप उसको सब कुछ सिखा सकते हैं, स्पीच भी करा सकते हैं, उसको मोटर स्किल्स वाला काम, सेल्फ हेल्प स्किल्स का काम, कुछ जो भी आप कराना चाहें वो आप उसको करा सकते हैं। बट इफ यू फेल टू मैनेज द बिहेवियर, फिर आप उसको कुछ भी नहीं करा सकते। बिहेवियर जनरली ये जो सारे बिहेवियर्स हम बात कर रहे हैं, इसमें जो बैड पार्ट ऑफ द बिहेवियर है, रेपिटेटिव पार्ट ऑफ द बिहेवियर है, उसको हमें बचाना होता है। फॉर एग्जाम्पल वो थ्रो कर रहा है, एक टंग होता है तो वो जैसी कोई चीज टंग होता है वो चीज को फेंक देता है। अब इसमें एंटीसीडेंट बचाना क्या है कि मैं चीजों को दूर कर दूं, वो उसकी एक्सेस में नहीं है। एक्सेस में नहीं है तो उसको, जब उसके पास ही कुछ नहीं है तो फेंकेगा कैसे? वो मार रहा है, बाल खींच रहा है, मैं उसको फिजिकली नीचे कर दूं, ना खींचने दूं ना मारने दूं। अब वो बिहेवियर जब रिपीटेडली नहीं होगा, अक्कर नहीं होगा, तो वो नेचुरल वे में डाउन होगा। अटेम्प्ट उसकी पहले वीक की तरफ जरूर जाएगी फॉर श्योर। इतनी जल्दी नहीं ये हार मानते, वो फेंकने की, पकड़ने की कोशिश करेगा, आपको मारने की फिर भी कोशिश करेगा। आपने हाथ नीचे कर दिया, वो नीचे से टांग मारने की कोशिश करेगा, आपने टांग को भी ब्लॉक कर दिया, वो सर मारने की कोशिश करेगा। एक्सट्रीम केसेस में अगर हम देखें तो ऐसे ही होता है। वर्बली भी उसको उस चीज से नहीं, या फिर इग्नोरिंग मीन्स ना देखना, ना बोलना, ना कुछ करना। बट इन दिस सिचुएशन जहां पे कि वो अपने आप को या माहौल को या दूसरी किसी चीज मटेरियल को हर्ट कर रहा है, हार्म कर रहा है, वहां पे इग्नोरिंग कैसे होगी? यू स्टॉप द अपॉर्चुनिटी ऑफ रिपीटिंग द बैड पार्ट ऑफ द बिहेवियर। फेंकना, मारना, ये वाला आपने बचाना होता है। थूकना वाला जो है वो किसी को हार्म नहीं कर रहा, वो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, उसको आपको इग्नोर ही करना है। क्राइम कुछ नहीं कर रहा है, उसको आपने इग्नोर करना है। क्राइम के साथ हेड बैंग कर रहा है, उसको बचाना है। क्वेश्चन रख दें बीच में, उसका सर को यहां से पीछे कर दे, नीचे जाए दे सके वो फिजिकली। डोंट से हिम डोंट डू इट बॉय, दिस इज गुड, नॉट बैड, दिस इज नॉट गुड। डोंट अटर एनी वर्ड, ना उसको देखें। हो सकता है वो उसका जो फंक्शन ऑफ द बिहेवियर है हेड बैंगिंग का, वो अटेंशन सीकिंग की हो, वो टक्कर मारेगा, उसको आप इग्नोर पे बैठा है, जब कुछ नहीं, आपने बात नहीं कर रहे उससे, उसको कुछ नहीं कहा, उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो जैसे ही हेड बैंग करेगा आप उसको मना करेंगे, क्या हो गया, डोंट डू दैट, नो 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 नो, डोंट डोंट। आपका ये कहना, आपका ये देखना, उसका पर्पस फंक्शन क्या था? तवज्जो लेनी है, उसको तवज्जो मिल गई, तो वो कामयाब हो गया अपने बिहेवियर की वजह से उसमें, बल्कि वो उसको स्ट्रेंथन करेगा फॉर फ्यूचर एज वेल एंड फॉर अदर एनवायरमेंट्स एज वेल। तो वो सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि आपने उसको डील से ही नहीं किया। तो इसलिए आप उसको इग्नोर ही करेंगे, लेकिन फिजिकली रोकेंगे उस बैड पार्ट ऑफ द बिहेवियर को रिपीट होने से, क्योंकि वो अगर रिपीट होगा तो वो स्ट्रेंथन होगा। आदत पुख्ता हो जाती है, जैसे बार बार करके एक काम, तो उसकी आदत पुख्ता हो जाएगी। और अगर वो बच्चा रेपिटेटिव भी है इन बिहेवियर, तो फिर वो उसका बिहेवियर रेपिटेटिवनेस में चला जाएगा। आज तो उसको अटेंशन सीकिंग के लिए वो ये कर रहा था, कल वो विदाउट दैट करेगा, उसको तवज्जो नहीं भी चाहिए वो फिर भी करेगा। आज उसको कोई चीज चाहिए, उसके लिए रो रहा है, कल वो वैसे ही रोना शुरू कर दे बगैर वजह के, बिकॉज ऑफ रेपिटेटिव बिहेवियर। इसलिए हमें बिहेवियर को उस अंदाज से देखना होता है। रेपिटेटिवनेस जहां पे है वहां पे बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जैसे मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूं, इसी तरह एक्टिविटी के लिए भी, गुड लर्निंग के लिए भी हम बात करते हैं, गुड बिहेवियर के लिए भी हम उसको कहते हैं बॉल्स फेंकनी है, इसमें बॉक्स में, पेट में, किसी चीज में आपने एक्टिविटी ऐसी बनाई है, आप उसको मुसलसल बॉल फेंकवा रहे हैं, दिस इज एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग।
यहां पे तो वो उस पे कर रहा है। अगर ये मैंने ज्यादा करा दिया और मैंने इस बात का ख्याल ना रखा कि बच्चा रेपिटेटिव है, तो क्या होगा, वो कल को हर चीज को फेंकने लग जाएगा, ग्लास प्लेट को भी फेंकने लग जाएगा। व्हाई? ही डजंट हैव सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वो कॉन्सेप्ट नहीं, ही इज रेपिटेटिव। तो वो मेरी एक्टिविटी जो मैंने उसको कराई, उससे क्या होगा, वो बिहेवियर उसका और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा रेपिटेटिवनेस की वजह से। ट्रैम्पोलिन मैं साथ साथ चीजें ऐड करता रहूंगा रिलेटेड टू ऑटिज्म, जो हम बच्चों को देखते हैं। ट्रैम्पोलिन एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। हम अक्सर सुनते हैं कि ये एनर्जी इन बच्चों में बड़ी होती है, तो एनर्जी निकालने के लिए उसको आधा घंटा ट्रैम्पोलिन पे चढ़ा दो, वो छलांगे लगाएगा तो उसकी एनर्जी डाउन होगी। सुनते हैं सर? जी जी। क्या इफेक्ट होगा उसका? एक बच्चा जो ऑटिस्टिक है, रेपिटेटिव बिहेवियर्स के साथ है, उस पे ट्रैम्पोलिन पे आधे घंटे और बढ़ जाएगी, वो हर जगह पे रेपिटेशन बढ़ जाएगी और वो रेपिटेटिव है, उसको ये समझ नहीं है कि ट्रैम्पोलिन पे ही मैंने जंप करना है, वो हर जगह जंप करेगा। उसका एक इफेक्ट ये होगा कि उसकी हाइपर एक्टिविटी भी बढ़ेगी। वो जब वहां पे कर रहा है, वो इधर आगे उधर आगे उधर हर जगह पे करेगा। हाइपर एक्टिविटी एग्रीवेट होगी बार बार करने से, रेपिटेटिवनेस की वजह से। रेपिटेटिव बिहेवियर इटसेल्फ भी बढ़ेगा, क्योंकि वो एक ही काम बार बार कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। अब हम इस पे ट्रैम्पोलिन पे उसको लेके जाएंगे, लेकिन हम उसको ये नहीं कहेंगे छलांगे ही मारते रहो। हमारे गोल्स, उसकी लर्निंग बैरियर जो हमने बात किए थे, उसमें अंडरस्टैंडिंग मैं उसको कहता हूँ बैठ जाओ, ट्रैम्पोलिन है जंप लगाने के लिए तो जाता है वो, मैं कहता हूँ बैठ जाओ, तो वो उसको फॉलो करे। मैं कहता हूँ 3 जंप्स लगानी है और फिर स्टॉप होना है, मैं कहता हूँ यहाँ खड़े हो जाओ, क्लैपिंग करो, ट्रैम्पोलिन पे खड़ा है क्लैपिंग करा दूंगा। अब उसका फोकस, उसका ज़हन में वो है कि मैंने ट्रैम्पोलिन पे जंप करना है, मैं उसको कुछ और इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, उसको वो प्रोसेस कराऊंगा। इससे उसकी कॉग्निशन बढ़ेगी, उसके रेपिटेटिव बिहेवियर वीकन होगा, हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल होगी। लेकिन अगर मैं ट्रैम्पोलिन को ट्रैम्पोलिन वाले पर्पज में यूज करा दूंगा ऑटिस्टिक बच्चे को जिसका रेपिटेटिव बिहेवियर है, तो वो उसकी डेवलपमेंट में फर्दर डिले लेके आएगा। सेम गोज फॉर द स्विंग। स्विंग पे बच्चा बैठता है, आगे जाता है पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है। एक हवा का थपेड़ा लोग आपको फील होता है, सेंस करते हैं आप उसको, टच को। आगे जाते हैं चीजें ऐसे नजर आती है, पीछे आते हैं ऐसे नजर आती है, फिर आगे फिर पीछे, टू एंड फ्रो, और एक मूवमेंट हो रही है। इससे भी वही इफेक्ट होगा, उसका रेपिटेटिव बिहेवियर बढ़ेगा। एक वक्त आएगा वो ऑब्सेशन में चला जाएगा, उस पर नहीं बैठना उसके लिए मुश्किल होगा जब आप उसको मना करेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उसको हमेशा स्विंग पे बिठाए रखें, कि जहां स्विंग आए वो जरूर बैठे। उसकी नजर में अगर स्विंग आ गई कहीं पर ऑब्सेशन में है, तो वहां पे वो लेट जाएगा, मैंने मुझे इस पे बिठाया, अब प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। स्विंग वो क्यों हुआ? हमने घर में एक स्विंग लगा दी थी, हम जब तंग होते थे उसको बिठाते थे उस पर। अब रोटी पका रहे हैं, फोन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हम कहते हैं बच्चा कंफर्टेबल है, वो उसको नुकसान दे रहा है। यहां पे आप कोई काम कराते हैं, एक्टिविटी मैंने कहा जैसे कहा बॉल टैकल वाली, रिमेन अलर्ट, दैट विल cause to his behavioral issues and stop his learning if you will not understand what you are doing with the child. कोई भी काम यहाँ पे हम कहते हैं, जैसा एक कॉपी पे वर्क जो बच्चे होते हैं नॉर्मल स्कूल में, क्या ABC लिख दिया या कैट बैट कार लिख दिया, उसमें पूरे सफे पे उसने कॉपी करना है। आई डिस्करेज दैट। अगर रेपिटेटिव है बच्चा, मैं उसको वो नहीं काम कराऊंगा, उसको कैट के स्पेलिंग वैसे ही याद हो जाएंगे। बट इसमें क्या होगा, इसमें उसका रेपिटेटिव बिहेवियर बढ़ेगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको काम कराते हुए ज़हन में रखने होते हैं, एक्टिविटीज जब आप बच्चे के साथ कर रहे होते हैं, कि उसके वो, क्योंकि उसका रिजल्ट इवेंचुअली बिहेवियर पे आएगा। जब उसकी वो नीड मीट नहीं होगी तो वो रोएगा, चीखेगा, मारेगा, अपनी रिएक्शन शो करेगा। उसके पीछे इतनी सारी चीजें जो आपने उसको काम कराते हुए ध्यान नहीं रखी, अगर तो बिहेवियर ट्रिगर होगा, वो समझाएगा। अगर आपने उसको अपने उसके उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उसके साथ काम किया, अब वो शुरू में बिहेवियर आएगा बट ग्रेजुअली वो ठीक हो जाएगा। तो मैं लॉन्ग रन के लिए काम करूंगा, मैं उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने की तरफ सोचूंगा। मैं मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाऊंगा कि मैं सिर्फ आज मैनेज कर लूँ, उसको चीजें दे दूं या जो वो चाह रहा है वैसे उसको करा दूं, नहीं। मैं उसको, दिस विल डिस्टर्ब हिम ऑब्वियसली, उसको कंफर्ट जोन से निकलेगा, तंग होगा, रोएगा, चीखेगा, ये सब कुछ होगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उसके बाद बिहेवियर ठीक हो जाएगा। आई विल गिव हिम दैट मच टाइम। मैं उसके साथ एफर्ट उस अंदाज में करता रहूंगा।
that will save his behavioral issues in the long run. Right? तो फंक्शनल असेसमेंट ऑफ बिहेवियर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम बिहेवियर से रिलेटेड पूछते हैं। ये इसने कहाँ किया, कब किया, किसके साथ किया, वो एक प्रॉपर फॉर्म है, वो आपको यहाँ पे है हमारे पास, ये मिस साइमा से आपको मिल जाएगा, वो आप देखिए, उसमें 25 सवाल हैं जिसका फिर आप स्कोरिंग करते हैं। ये एक FAQ फॉर्म जो है उससे आप फिर टाइप ऑफ बिहेवियर निकाल लेते हैं। मैं वो यूज़ नहीं करता हूँ, मैं खुद ही देख के उसको मैं कर लेता हूँ कि ये अनसोशल बिहेवियर है, रेपिटेशन है, ये अटेंशन सीकिंग है, अकॉर्डिंगली उसको डील कर लेता हूँ। यू नीड टू वर्क आउट दैट थिंग टू गेट टू दैट लेवल के जहाँ पे आप उसको जुबानी एनालाइज करके उसको अंदाज से कर लें। बहुत कम बिहेवियर्स होते हैं जिसके लिए मुझे कोई डाटा उतना डिटेल चाहिए होता है, बट अदरवाइज वो मुझे उसमें नजर आता है। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ओवर द टाइम डीलिंग विद डिफरेंट बिहेवियर, ये चीज़ें फिर सब उसमें समझ आती हैं। बट आपको चाहिए कि आप उसको उस डाटा को कलेक्ट करें बिफोर एनालाइजिंग द एंड कमिंग टू सम स्ट्रेटजी, और उसके मुताबिक उसके टाइप ऑफ बिहेवियर के मुताबिक उसको डील करें। मैं आपको जनरल टिप्स मैंने बताइए कि कुछ बिहेवियर को हमें इग्नोर करना होता है, जो अफेक्ट नहीं कर रहा किसी से आपके माहौल को, या हर्ट नहीं कर रहा किसी को, उसको इग्नोर कर दें। दूसरों के लिए उसकी अपॉर्चुनिटी को रिड्यूस करें। एक और चीज़ भी हेल्पफुल होती है बिहेवियर को मॉडिफाई करने में। इन बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है कि इनके अपने माइंड में होता है स्केड्यूल। वो कहता है मैं इस कमरे में आ रहा हूँ, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, ये 3 काम है उसके जहन में बिलफर्ज। वो रोज आता है इधर आकर, उसने देखा है यहाँ पे ये टॉय पड़ा है, यहाँ पे ये स्लाइड है, वहाँ पे ये चीज़ है, तो उसने आज आते हुए माइंड उसका बना हुआ है कि मैंने ये करना है। यहाँ पे आता है, मैं उसको कहता है चलो ये करो, ये करो और ये करो, मैं अपने टॉयज उसको दे देता हूँ करने के लिए। अब क्या होगा, उस पैटर्न को हम बोल रहे हैं, ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अब वो बिहेवियर शो करेगा। करेगा। बिहेवियर शो करने का लेवल वेरी कर सकता है। एक बच्चा ज्यादा सीवियर है बिहेवियरल इश्यूज में या डिले में ज्यादा है, वो लेट के फेंकना, चीजें मारना रुक जा सकता है। दूसरा हो सकता है खाली क्राइम करे। तीसरा हो सकता है मेरी इन एक्टिविटीज को बहुत अच्छा ना करे। ये वेरी करेगा उसका, बट रिएक्शन होगा जरूर। रिएक्शन क्यों होगा? क्योंकि उसके जहन में था मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, मैंने कह दिया ये करो, अब वो डिस्टर्ब हो गया। ये नेचुरल है, आप लोग भी यही करते हैं। आपका प्रोग्राम जो बना होता है वो डिस्टर्ब हो जाए तो आपको अनकंफर्ट फील करते हैं ना, इट्स वेरी नेचुरल। आपने प्लान किया होगा कि फ्राइडे को मैं ये काम करूंगी, उधर जाऊंगी, सहेली से मिलूंगी, प्लान है। फ्राइडे को अम्मा कहती है नहीं आज नहीं जाना, बारिश हो रही है बाहर, यू विल गेट डिस्टर्ब, या कोई और काम आ गया बीच में। बट आपका बिहेवियर का रिएक्शन जो है वो उस अंदाज का नहीं होगा जो इन बच्चों का होता है, बिकॉज यू हैव टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस। आप प्लान करते हैं चलो यार ये फ्राइडे नहीं जा सकते, चलो मैं संडे को चला, यू अल्टरनेट अकॉर्डिंगली। ये बच्चे फिक्सेशन में चल जाते हैं। इनका पैटर्न का होता है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो जरूर, और जब वो पूरा नहीं होता तो इनको तंगी होती है। फॉर एग्जाम्पल पजल पीस लगा रहे हैं, पजल का एक पीस अगर नीचे गिर जाए टेबल से, वो उसको उठाना चाहेगा क्योंकि वो चाहता है कि वो नीचे ना हो, वो ऊपर ही हो। वो ऐसे रखा हुआ है, मैं उसको ऐसे रख दूं तो उसको डिस्टर्ब करेगा, वो कहेगा इसको ऐसे ही रखना है, बिकॉज ऑफ रेपिटेटिव बिहेवियर्स, लैक ऑफ टॉलरेंस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब वो जब उसकी मर्जी के खिलाफ जहां पे जब काम होगा तो वो बिहेवियर शो करेगा, चाहे मैंने कहा ज्यादा हो या थोड़ा हो, कुछ ना कुछ बिहेवियर जरूर उसका आएगा जो इवेंचुअली मेरी बॉन्डिंग को, वर्किंग को भी अफेक्ट करेगा, उसके साथ मेरा रिलेशन भी अफेक्ट होगा। मैं उसकी मर्जी के खिलाफ काम करूंगा तो वह मुझे अच्छा नहीं समझेगा। इसका तरीकाकार ये होता है कि हम उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं फॉर द थिंग्स, लेवल जितना उसमें होता है उसके मुताबिक हम उसको तैयार कैसे करते हैं। वो आता है, मैं उसको कहता हूँ लेवल के मुताबिक, मैं उसको वो चीज़ें पहले दिखाता हूँ कि ये करेंगे। अगर वो वर्बल है, वो कहता है मैंने स्लाइड लेनी है, तो मैं अब उसके काम को भी बीच में एक्सेप्ट करूंगा। अगर मैंने ये कह दिया नहीं आज स्लाइड नहीं लेनी, तो ये करना है जो मैं कह रहा हूँ, तो मेरा उसका वर्किंग रिलेशन खराब हो जाएगा, बिहेवियर के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी।
जैसे आपकी शुरू में मैंने मान ली थी। सर अवेलेबल चॉइसेस में फिर उसको चॉइस दी जाए। उसमें डिपेंड करेगा कि भी जरूर उसको दी जाए या ना दी जाए, अच्छा। बट मैं एग्री करूंगा। मैंने कहा स्लाइड लेनी है, लेंगे बेटा, लेंगे कि नहीं लेंगे वो तो बाद की बात है ना। मैं पहले एग्री करूंगा, वो मेरा बॉन्ड रीबिल्ड हो जाएगा, ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसकी बात मान ली, मैंने मान ली। अब वो ये करेगा, ये करेगा, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। हो सकता है मैं उसको स्लाइड दूं, हो सकता है मैं ना दूं। अगर मेरा गोल उसमें टॉलरेंस क्रिएट करना है या उसको कंप्लायंस में लाना है, या मैं उसको अंडरस्टैंड उसकी वो जो है वेटिंग टॉलरेंस उसकी क्रिएट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं उसको ये कह के आज वाइंड अप करूँ, ओ वेरी नाइस सारा किया, स्लाइड, ओ टाइम, चलो याद रखना कल आते सर स्लाइड लेंगे। अगर वो उस लेवल का बच्चा है जो वर्बल है और अंडरस्टैंड करता है, तो मैं उसको होप पे ले जाऊँ और आगे थोड़ी ले में डाल दूँ। एक बच्चा ऐसा है जिसका मुझे पता है कि वो ये करेगा, इतना वेट अभी नहीं कर सकता, तो मेरी अफेक्ट करेगा बॉन्डिंग उसके साथ, वर्किंग रिलेशन मेरा खराब हो जाएगा, उसको मैं दिलवा के ही भेजूंगा। लेकिन उससे पहले मैं उससे कुछ और बाकी अपने काम कर दूंगा, क्योंकि मैंने उससे एग्री भी किया था ना। एक ट्रस्ट का रिलेशन बिल्ड होना बड़ा जरूरी है। बच्चा आपको, जब आप बच्चे के साथ बैठते हैं तो वो आपसे फिर एक्सपेक्ट करता है कि जो आप कह रहे हैं वो पूरा भी हो, तभी वो आपका ट्रस्ट बनता है। अगर आप वो पूरा करते ही नहीं है जो कहते हैं, तो फिर क्या होगा, वो आपको ट्रस्ट करना छोड़ देगा। कल को फिर आप एक दफ़ा धोखा खा लेगा, 2 दफ़ा धोखा खा लेगा, तीसरी दफ़ा नहीं करेगा ना, फिर वो आपके साथ काम करने के लिए विलिंग नहीं होगा, फिर वो एस्केप में ज़्यादा जाएगा। मैंने पहले दिन जब आपने बिहेवियर्स के लिस्ट लिखवाई थी, तो मैंने कहा था इसमें से प्रॉब्लम हमारे एंड पे होता है, क्योंकि हम उसको बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे होते, हम उसको उस तरफ लेके जाना कैसे है उसको नहीं हमें अंदाज़ा होता है, और हम उसको अपना अंदाज में लेके चल रहे होते हैं, हम उसको धौंस जमा रहे होते हैं, नहीं ये करो, वो कर तो लेगा, लर्निंग नहीं होगी। खेल है ना सब ये चीजें। इट हैज टू बी डन इन अ प्लेफुल वे। प्लेफुल वे में विलिंगनेस आ जाती है। लेवल कुछ बच्चों का बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो आज आते हैं उसमें वो ऐसा होता है कि वो स्टार्ट में विलिंगनेस नहीं होती है, स्टार्ट में प्रॉम्प्टिंग करके उसको कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा अंदाज उसके साथ करने का जो है वो उसको प्लेफुल बना सकता है। अगर हमारा अंदाज वो नहीं है तो वो फिर आइंदा उस चीज को देखने की तरफ भी नहीं आएगा, वो ऐसे ऐसे देखेगा। अगर मैंने उस एक्टिविटी को इतना अट्रैक्टिव और उसके लिए प्लेफुल बना दिया, तो वो आज इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ग्रेजुअली उसमें इंटरेस्ट लेगा। आई हैव टू गिव टाइम टू द चाइल्ड। कुछ नहीं देर मुझे उस पर काम करना पड़ेगा, मैं जल्दी नहीं करूंगा कि ये आज ही वो काम करे, नो प्रॉब्लम, आज नहीं कर रहा, नो प्रॉब्लम, आई नो इट विल टेक टाइम। मुझे अंदाजा है कि बिहेवियर को चेंज होने में टाइम लगेगा, मेरे साथ उसकी बॉन्ड को स्ट्रेंथन होने में टाइम लगेगा, तो आई बी पेशेंट फॉर दैट एंड आई कीप वर्किंग ऑन दैट, बट इन अ टैक्टफुल वे। कंप्लायंस डेवलप करने के लिए कि जो हम कह रहे हैं वो करें, उसका बड़ा आसान तरीका तो ये है कि प्रॉम्प्ट करके हम पकड़ के करवा दें, उसको करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ज़बरदस्ती वाला काम कितना होना चाहिए और ग्रेजुअली उसको मोल्ड होना चाहिए विलिंगनेस की तरफ, ये असल चीज़ होती है। आप उसको कंप्लायंस में रखने के लिए जो कह रहे हैं, बैठो, नहीं बैठ जाए पकड़ के बिठा देंगे, ब्लॉक कर देंगे, आगे से बैठ जाएगा, लेकिन वो ज़बरदस्ती है, वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो आपके साथ अच्छे टर्म्स नहीं क्रिएट होंगे उसके, आपके साथ वो फिर वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगेगा। कल को वही दरवाजे से पीछे को भागेगा, इसलिए तो पकड़ के बिठा लेना मुझे, उसको पता है इस बात का। एक दफा 2 दफा आपने कर लिया, जबरदस्ती या काम उसको करा दिया, तो फिर वो इधर आना ही पसंद नहीं करेगा ना। सीखना तो बहुत दूर की बात है, तो वो जब इधर आने नहीं चाहेगा, विलिंगनेस ही उसके अंदर नहीं होगी, तो फिर अफेक्ट क्या हुआ। वो ट्रायंगल याद करें, पहले दिन की ट्रायंगल जो मैंने बनाई थी, मेरा गोल अचीव नहीं हुआ, और ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं उसको अचीव करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ तो मैं अपना अंदाज प्लेफुल रखूंगा, उसको जबरदस्ती भी कराऊंगा, बट इन अ डिफरेंट वे वेयर आई एम शोइंग हिम सम क्लोजनेस। अब जिन बच्चों को अक्सर मैं ये लंच की एक्टिविटी अगर आप याद करें, मैं ज़बरदस्ती खिला रहा था, उसके मुंह को नहीं डालना, मैं पकड़ के ज़बरदस्ती डाल रहा था, लेकिन मेरे अल्फाज और मेरी बॉडी लैंग्वेज जो डिफरेंट होती है, वो खोल थोड़ा सा खा लो, ये खा लो, अच्छा ये अंदाज चेंज हो जाता है। अब वो नहीं होता खा लो जल्दी खाओ, डिफरेंस है दोनों में।
उसका इफेक्ट इसका इफेक्ट दोनों का डिफरेंट होगा। अब ये जो मैं कर रहा हूँ तो उसमें क्या हो रहा है कि उसके अंदर टेस्ट, एक्सेप्टेंस और वो टॉलरेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी होती है, और एक वक्त आता है वो पकड़ के खुद भी खाने लग जाता है। So it takes time. Work on that. Give time to the child to accept and tolerate and understand the things. Willingness के साथ उसको बिहेवियर को मॉडिफाई करना जो है रिक्वायर्ड। जबरदस्ती करेंगे तो बिहेवियर को एक स्टेज आए, वो तो छोटा है, बच्चा है, तो आप उसको जबरदस्ती काबू कर लेंगे, आप बड़े हैं, बात है, लर्निंग नहीं होगी, बिहेवियर खराब हो जाएगा, उसका फायदा नहीं है। तो चेंज योर मेथडोलॉजी, ऑब्जर्व हिम, see the behaviors, alter the activities accordingly। तो उससे उसको बात स्टार्ट हुई थी प्रिपेयरिंग बिफोर हैंड एक्टिविटीज। कुछ लोग कहते हैं उसको एक स्केड्यूल बना दें, पिक्चर यहाँ पे ये होगा, फिर ये होगा, वो फिर विजुअल स्टिमुलेशन उसको मिले, वो उसने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, वो भी स्केड्यूल ही देता है ना। इसको विजुअल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो विजुअल लर्नर है, उसका वो सेंस तो ऑलरेडी स्ट्रेंथन्ड है, ऑलरेडी सेंस उसका अंडरस्टैंडिंग में वीक है। आज उसको एज ए टूल आप यूज कर रहे हैं प्रॉम्प्ट के लिए कि ये चीज खाना खाना है, ये इससे खेलना है, ये इससे खेलना है, ये बाहर जाना है, वो ठीक है, लेकिन वर्बल साथ अटैच हो, विजुअल गायब हो जाए, अब वर्बल पे उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी आ जाए तो दैट इज फाइन। लेकिन अगर हमने उसको स्केड्यूलिंग जो चीज़ है वो चीज़ें दिखा के ही देनी है, तो फिर वो परसेप्शन उसकी ऑलरेडी परसेप्शन जो बिल्ड हम करना चाहते हैं, जो वीक है असल में, वो नहीं होगी। वो जब नहीं होगी तो वो आपकी बात को समझ नहीं सकेगा, तो फिर बिहेवियर में जाएगा। आपकी बात की अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं हो रही ना, आप जो कह रहे हैं उसको वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो इवेंचुअली एस्केप करेगा, या तंग होके इरिटेटिंग बिहेवियर की तरफ जाएगा, या डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की तरफ जाएगा। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने वो चीज उसकी बिल्ट ही नहीं की। एक नॉर्मल बच्चे से जिस तरह से आप इंटरेक्ट करते हैं, वर्बल इंस्ट्रक्शन देते हैं, वर्बली बात करते हैं, वो उसकी वीक है, उसको डेवलप होने में टाइम लगेगा, वो ग्रेजुअली बिल्ट होगी। टिल देन यू हैव टू फेस द बिहेवियर्स। अब आप उसको बिल्ड करते रहे, बिहेवियर्स को मैनेज करते रहे, एक वक्त आएगा बिहेवियर नीचे चल जाएगी और अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर आ जाएगी। एक बच्चे को जब मैं देखता हूँ तो उसका टाइम फ्रेम एक होता है कि मेरे जहन में एक टाइम फ्रेम बनता है कि इसको कितना टाइम लगेगा। उसमें ये सारी चीज़ें मैं देख रहा होता हूँ कि इसकी ये चीज़ें वीक हैं, इसकी ये चीज़ें बिल्ट होंगी, इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट फर्क आएगा, उसको साल, 1.5 साल, 2 साल लगेंगे। वो मेरे क्लियर होता है शुरू से ही बच्चे के लेवल को देख के कि इसको इतना टाइम लगेगा। अब वो प्लस माइनस उसमें हो जाता है, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स भी उसमें हैं, उसके साथ घर के एनवायरनमेंट में भी काम होना है, उसके साथ डिफरेंट लोगों ने इंटरेक्ट करना है, वो टाइम रिड्यूस भी हो सकता है, वो टाइम बढ़ भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। बट एक एस्टिमेटेड टाइम होता है कि इतना टाइम हमें काम करना पड़ेगा उसके साथ लगातार। फाइन। किताबी चीजें आपको बहुत सारी मिल जाएगी, नेट पे भी आप देखिए फंक्शनल असेसमेंट ऑफ बिहेवियर क्या होता है, ये एबीसी क्या होता है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिकली बच्चों के बिहेवियर्स हमें देखने को मिलते हैं, उन पे हमें क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। व्हाट वाज दैट लिस्ट फर्स्ट डे वाली? आज वो ये लिस्ट नहीं, बिहेवियर्स की लिस्ट जो हमने पहले दिन बिहेवियर्स आपने जो किए थे, बोले थे, आज हम उनको दोबारा डिस्कस करते हैं, उनमें से कोई वन बाय वन। सर जो हमने कुछ बिहेवियर डिस्कस किए थे, जो हर्डल्स क्रिएट करते हैं जब आपका इंटरेक्शन होता है चाइल्ड के साथ, तो उसमें हमने डिस्कस किया था जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है बच्चे का, उसके बारे में डिस्कस किया था। एंड रिलेक्टेंस के बारे में कुछ बात की थी हमने, पेयरिंग के हवाले से, पेयरिंग के इशू होते हैं। फिर जब जो एक्टिविटी डिज़ाइनिंग की जो आपने एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है, फिर अगर आप ग्रुप लेके चले तो ग्रुप को आपने कैसे मैनेज करना है, तो बेसिकली हमने इन चीज़ों के बारे में बात की थी। रिलक्टेंस बिहेवियर क्यों आता है, या एस्केप बिहेवियर क्यों आता है? इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट के वन इंटरेस्ट नहीं होता, और दूसरे रिपीटिशन में वो काम किया नहीं होता, वो काम किया नहीं होता पहले, उस काम को कैसे करना चाहिए या कितनी तवज्जो दीजिए, वो उसको आता नहीं है या वो कर नहीं सकता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसमें, लेवल से ज्यादा करवा रहे होंगे, उसके लेवल से बड़ा काम आप उसको करा रहे हैं, उसका वो लेवल नहीं है, तो वो ये फिर इस बिहेवियर में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस जनरलाइजेशन का भी तो होता है, अगर एक थेरेपिस्ट के साथ वो ये काम कर रहा है और अगर थेरेपिस्ट के साथ वो रिलेक्टेंस शो कर रहा है
तो क्या वो उसका ये फैक्टर नहीं है? जनरलाइजेशन का अगर उसका एरिया वीक है तो उसको ऑब्वियसली वो एक के साथ जो कर रहा है दूसरे के साथ डिफरेंटली करेगा, ऑपोजिट कर सकता है उसमें। तो ये वो चीजें हैं जो रिलक्टेंस को हम एस्केप को कैसे बचा सकते हैं कि हम उसके लेवल का काम करें। वन ग्रेजुअली बिल्ड होगा, उसके लेवल इंक्रीज होगा, एक्टिविटी जितना हम कराते जाएंगे डेवलप होता जाएगा, उतना हम उसको आगे ले बढ़ाते रहेंगे। बॉन्डिंग पेयरिंग अपनी अच्छी रखें, उसको ट्रस्ट हो आपके ऊपर, आपके साथ एक अच्छा रिलेशन उसका हो, तो वो रिलक्टेंस में या एस्केप में नहीं जाएगा। जो वो नहीं दे सकता है अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह हमने बात की कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं करता उस काम को, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होगा, वो अंडरस्टैंडिंग उसकी ग्रेजुअली बिल्ड होगी। इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम उसको अपने अंदाज को, कुछ लोग रीइंफोर्समेंट के लिए ये जिस तरह से चॉकलेट बंटी, जिस तरह की कुछ चिप्स, कुछ इस तरह की चीजें देते हैं, मैं शायद वैसा नहीं करता हूँ। रादर मैं उसको समझता हूँ कि वो तो कंडीशन है, वो तो एक ब्राइब है जो आप दे रहे हैं, उसको रिश्वत दे रहे हैं, वो काम करेगा। जिस दिन वो नहीं देंगे उस दिन वो नहीं करेगा। तो मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। मैं अपने इंटरेक्शन पे बिलीव करता हूँ कि मेरा इंटरेक्शन उसके साथ इतना अच्छा लाइवली होना चाहिए, उसको मजा आना चाहिए मेरे साथ बैठ के खेल के। अब वो नेचुरल वे के अंदर रीइंफोर्स उसमें हो रहा होता है। तो ये चीजें आपने अगर ख्याल रखी, आपने उसको पहले से प्रिपेयर किया उस चीज के लिए जो आपने आज उसको कराना है, उसको कुछ बताया, उसको कुछ जहाँ पे मुश्किल हो रही है वहाँ पे कोई हेल्प करके, प्रॉम्प्ट करके फेड कर दिया, तो फिर शायद वो बिहेवियर एस्केप वाला या रिलक्टेंस वाला उतना कम हो जाएगा। आज अगर होगा तो कल कम होगा, परसों और कम होगा, ग्रेजुअली कम होगा। इसकी एग्जांपल मैंने आपको हैदर की बताई थी कि हैदर का इसके मैंने करना ही कोई नहीं है, बट अब वो बैठ के इन्वॉल्व होता है, करता है, क्योंकि वो उसकी चीज़ें ग्रेजुअली बिल्ट हुई। उसको अटेंशन देना, अटेंशन स्पैन उसकी एनहेंसमेंट, उसकी मेरे साथ ट्रस्ट और उसका वो जो है वो चीज़ें जो है अंदाज प्लेफुल जो है वो उसको अट्रैक्ट करता रहा। अब वो खेलता, खुशी से खेलता है उसमें। तो डिफरेंट बच्चों को आप इसमें देखें कि उसको हमें उस लेवल पे लाने के लिए पहले जो काम करना पड़ता है, शायद हम वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। इवेंचुअली क्या होता है कि बिहेवियर आ जाता है। आपके सामने बच्चे बैठे हैं और आप आपस में गप्पे मार रहे हैं, उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो जब कोई चीज़ फेंकता है तो आप उसको फौरन तवज्जो दे देते हैं, तो वहाँ पे वो लर्न कर लेगा। फिर आपकी इन्वायरमेंट के अंदर वो यही करेगा। वो रेपिटेटिव है तो वो दूसरी इन्वायरमेंट में भी जाकर भी हो सकता है ऐसा ही करेगा। तो ये सब चीज़ें लिंक्ड होती हैं। जो हमने उसको गोल्स अपने अचीव करने होते हैं, उसके पीछे हमारा अंदाज कराने का, उसके बच्चे के लेवल की चीज़ें, उसके अंडरस्टैंडिंग, उसकी ये सारी चीज़ें जहन में रख के हमें उसको इंटरेक्ट करना पड़ता है। ओनली देन वी सेव द बिहेवियर, और बिहेवियर मॉडिफाई हो जाते हैं। ऑब्सेसिव बिहेवियर ये क्या होते हैं? ऑब्सेशन हो जाती है आप किसी चीज के साथ, होता है तो वो उसी को देखते रहते हैं। लाइट से जो ऑब्सेस्ड हो तो उसी को देखते रहेगा। ऑटिस्टिक बच्चे आपके ज्यादातर हाथ में कुछ उन्होंने पकड़ने का अगर ऑब्सेशन है तो वो उसको जहाँ भी जाएंगे उसको साथ लेके जाएंगे, या किसी इंस्ट्रूमेंट की या किसी टॉय की, किसी भी ऐसी चीज की, वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ऑब्सेसिव बिहेवियर चेंज हो जाते हैं सत्यमाल कैसे? वो तो बड़े फीडिंग डिपेंड करती है। फीडिंग डिपेंड करती है, आप उससे स्लोली यदि एक स्ट्रेटजी बनाएं प्रॉपर, यकदम आप उससे लेंगे तो ऑटोमेटिकली एग्रेसिव शो करेगा, क्राइंग उसके अंदर आएगी। और आप फेड इस तरह चीज़ को करें कि उसके आंखों से ओझल भी वो चीज़ हो जाए, वो उससे दूर भी हो जाए, लेकिन उसे महसूस ना हो। एक्सेप्टेंस उसके अंदर पैदा करनी पड़ेगी। ठीक है। ऑब्सेशन एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है उस किसी स्पेसिफिक चीज के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ भी या एक्ट के साथ, जो भी आप कह लें। वो ओवर द टाइम रिपीटेडली इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो स्ट्रेंथन हो जाती है। अब उसको ब्रेक करने के लिए आपको टाइम ज्यादा लगता है, एफर्ट ज्यादा लगती है। ग्रेजुअल वे में आप उसको करते हैं। जैसे सर ने कहा कि यकदम नहीं उससे हम लेंगे, ज्यादा बिल्कुल ही नहीं लेंगे, दे देंगे, फिर लेंगे, फिर दे देंगे। अब ये लेके देने के दरमियान जो इंटरवल है, ये हो सकता है शुरू में सिर्फ 2 सेकंड था, आखिर में ये 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, इस तरह से बढ़ेगा। उसमें उतनी टॉलरेंस आएगी ग्रेजुअली फॉर अगेंस्ट दैट ऑब्सेशन। इसमें बहुत केसेस इसमें है। अगर हम ये तकी मेहंदी की टैपिंग देखा हुआ, तकी मेहंदी आपने किससे काम किया उसके साथ? टैपिंग शुरू में जब आया था कितनी करता था?
अब सर पहले की निस्बत कम है। कम है। अगर उसे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दे फिर तो वो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, वो बिल्कुल ही कंट्रोल हो जाती है। अब कम है। पहले बहुत ऑब्सेसिवली था, वो रुक ही नहीं सकता था, सर, हर वक्त आपने एक बिहेवियर लेने के बाद दूसरा बिहेवियर दिया है ना, तो तब ऑब्सेशन कम हो गई है ना। रिप्लेसमेंट मैंने कहा था जरूरी होती है बिहेवियर को चेंज करने के लिए, कि हम इस ऑड बिहेवियर की या उसकी अपॉर्चुनिटी को रोक देते हैं और रिप्लेसमेंट देते हैं। वो रिप्लेसमेंट जरूरी होती है साथ देनी। लेकिन अब वो जब फारिग, पहले तो काम करने के दौरान काम तो होता ही नहीं था ना, उसका स्टार्ट किया था, काम तो होता ही नहीं था, हम उसको कुछ ही देते, वो इधर उधर लगा हुआ है, इधर टैप कर रहे हैं, जहां पे सरफेस उसको नजर आती है उस पर टैप कर रहे हैं, हम जो पकड़ा रहे हैं, लगवा रहे हैं, कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो तो करता ही नहीं था। अब वो करने लग गया है, अब वो वाला काम रिड्यूस होता गया, आहिस्ता 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 काम होता गया। अब पूरी एक्टिविटी के दौरान बिल्कुल नहीं करता। आइडल के अंदर भी अब उसका जब मैं देखता हूं तो वो भी काफी टॉलरेट कर लेता है, नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ऑब्सेशन ग्रेजुअली कम हो गई है। अब इस पे कंफर्ट जोन से निकला, वो जाहिर बात है क्राइम वगैरह ये वो सब, जब उसके बाद उसने मसब अगेन अदर एग्जांपल फॉर दैट, उसकी ऑब्सेशन माउथिंग की, मारने की, ये कितनी स्ट्रेंथ थी, बहुत ज्यादा सर। बहुत ज्यादा। आज उसने मुझे हिट किया लेकिन मैंने इग्नोर किया। हिट को इग्नोर नहीं करेंगे, हिट में रोकेंगे, हिट ना नहीं, करें। इस तरह से नहीं। उसने पहले हल्का सा वो किया, फिर उसने मेरी ना रजिस्टर को वो किया, क्योंकि मैं उसकी तरफ नहीं अटेंटिव थी, मैं फरवा को देख रही थी, तो उसने ऐसे किया, लेकिन उसने दोबारा नहीं किया, फिर उसने आराम से मेरा रजिस्टर हटा लिया, क्योंकि मैंने उसकी तरफ देखा नहीं था ना उसके हिट करने के। सर वो मुसब है। अच्छा, बड़ा मसब, मैं छोटा एक मसब है उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी ये चीज स्ट्रेंथ थी। अभी लेकिन कल मैंने उसको कल परसों मैंने उसका सेशन दिया, तो उसमें क्वाइट कंफर्टेबल क्राइम साइन उसकी थी, बट अदरवाइज उसका वो जो बिहेवियर, जो बाइटिंग के उसके, वो बहुत कम उसने किया। मतलब 2 दफा शायद कोशिश की है, वो भी छोड़ दिया खुद ही नीचे, मैंने उसको रोका नहीं, खुद ही उसने नीचे कर दिया था। ऊपर वलीद बच्चा बड़ा जो है हमारे पास, उसकी ये बाइटिंग की जरा सी भी कोई बात हुई तो फौरन, अब वो एग्रेशन स्टार्ट, एग्रेशन वाले कोई चीज अनडिजायर्ड हुई, अपनी मर्जी के खिलाफ हुई तो एग्रेशन शो किया और वो बाइट किया, होते होते वो इतना होता है वो बगैर वजह के भी करने लग जाता है रेपुटेशन में। अब उसका वो चीज़ नहीं है, अब वो टॉलरेट कर लेता है। पहले उसको ग्रुप के अंदर बिठाना ही हमें मुश्किल होता था। तो जब हम काम करते हैं बिहेवियर पे इस अंदाज से, उसको अपॉर्चुनिटीज़ को रोकते हैं और रिप्लेसमेंट देते हैं उसको एक्सेप्टेबल जो होती है, तो वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। खा वो हैंड फ्लैपिंग हो, खा वो कोई माउथिंग हो या हिटिंग हो, जो भी बिहेवियर होता है उसका फंक्शन को समझते हुए बिहेवियर को वो क्यों कर रहा है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंस को हम चेंज करते हुए और अपने अंदाज को इन्वॉल्व करते हुए, टैक्टफुली डील करते हुए उस पर बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। कोई और बिहेवियर को डिस्कस करना चाहता हूँ। राइटिंग, वो जो उंगली से लिखता रहता है, ठीक है, ऑब्सेसिव बिहेवियर है। वो ऑब्सेसिव बिहेवियर है, उसकी हम उसको रिप्लेसमेंट भी देनी जरूरी है और उसकी अपॉर्चुनिटी को रोकना भी जरूरी है। और फिर बिहेवियर को हम लेबल कर देते हैं कि उसको कुछ नाम दें उस बिहेवियर को, ताकि आप उसको अप्रिशिएट भी साथ कर सकें उस अंदाज में। हाँ, आप नहीं लिखना है, हवा में नहीं लिखना, कुछ नाम दे दें, राइटिंग कह दें, लिखना कर दें, ताकि उसको जब आप अप्रिशिएट करें उसको समझ आए कि आप किस बात पे अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसका तरीका यही है कि हम उसको जो है अपॉर्चुनिटीज को रोकें, उसको डिस्ट्रैक्ट करें उसको किसी और चीज के अंदर और लिखवाएं अप्रोप्रिएट जगह के ऊपर, उसके बाद उसको पैकअप कर दें। और अब जहाँ पे वो मैं उसको टारगेट दूंगा 30 मिनट्स के अंदर, अगर उसने ये काम नहीं किया हवा में लिखने वाला, तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँ, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, सही किया, वेरी गुड, ही अंडरस्टैंड्स व्हाट आई मीन। एप्रिसिएशन में वो एप्रिसिएशन डिफरेंट अंदाज में उसको हो सकती है। तो वो उसका एक बिहेवियर है इस तरह का जो हवा में उड़ते हैं, बट इज इट रिड्यूस्ड पहले से? है कम, टेबल पे बहुत ज़्यादा उसका। और सर जो ग्रुप में वो जो कलरफुल बने हुए ना दीवारों पे, उसके साथ बहुत ऑब्सेशन है उसकी। सर अगर फॉर एग्जांपल उसको देख रहे हैं तो आगे आके बंदा खड़ा हो जाए ना उसके, तो उसकी ड्राइंग स्टार्ट हो जाती है। और वो किसी रिदम को भी कर रहे हो ना, मतलब कोई पोएम, हाँ, तो वो उसको स्क्रीन करता है,
या फिर अगर आप साथ वाले बच्चे को कहें ना कि हाथ नीचे करें या टेबल पे रखें या कुछ भी, तो उस पर भी शाउट आजकल बहुत कर रहे हैं। स्क्रीमिंग को इग्नोर करना चाहिए, वो खुद ब खुद कम हो जाती है। स्क्रीमिंग को एड्रेस नहीं करना चाहिए, दिस व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। वो स्क्रीम करते हैं, आप उसको देखते भी अगर है तो ये एड्रेस कर रहे हैं, इग्नोर नहीं कीजिए। वो डिस्टर्ब जरूर करेगा, फंक्शन है उसका और फिर उसमें डिसेंसिटाइजेशन को आप देखेंगे, जब आप उसको बिहेवियर को नहीं एड्रेस नहीं करेंगे और इंस्ट्रक्शन दूसरों को देते रहेंगे साथ साथ जो चीज़ें, तो वो स्क्रीन उसका फंक्शन जो है वो अचीव नहीं हो रहा, आप उसको मना नहीं कर रहे हैं और आप उसको मतलब इग्नोर कर रहे हैं और आप इंस्ट्रक्शन फिर भी दूसरों को साथ साथ देते जा रहे हैं, तो ग्रेजुअली वो उसको डिसेंसिटाइज होकर एक्सेप्ट कर लेगा, वो स्क्रीन खुद ब खुद छोड़ देगा। लेकिन अगर आप उसको आप एक इन्वायरमेंट में या किसी भी इन्वायरमेंट में अगर उसको आप इस तरह से सेम स्ट्रेटजी पे नहीं करेंगे, कहाँ कोई और उसको घर में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ या आपके साथ आता है हट के आता है, इनकी क्लास में आता है, तो यहाँ पे आकर स्क्रीन करता है तो ये उसको मना करती है, फिर वो बिहेवियर एग्जिस्ट करेगा। द स्ट्रेटजी हैज टू बी अडॉप्टेड इन ऑल इन्वायरमेंट्स। अब जब इस तरह का बिहेवियर हमें एक नजर आता है तो फिर वो जो डाटा कलेक्शन और जो हमने बात की वो हम डाटा जब कलेक्ट करते हैं, फिर हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर हम उसको ऑल कंसर्न को बताते हैं कि मैं इस पे ये स्ट्रेटजी है, इसने ये किया है, तुम भी ये करो ये करो ये करो। अब जब सारे दिन में इस तरह होता है तो विद इन डेज वो बिहेवियर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सारे उसको उस तरह करेंगे, अगर कहीं पे उसको मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिहेवियर उसको इनहेंस करती है, बढ़ाती है, अगर वो मौका उसका मिलता रहेगा, वो जिस जगह पे आप बता रहे हैं कि उसको वो ऑब्सेशन उसकी है कि वहाँ से गुजरते हुए जाके वहाँ पे खड़े होकर देखना है। सर कलर्स जो ग्रुप सेशन की दीवार पे कलर नहीं बटे हुए इस तरह, उसके साथ बहुत ऑब्सेशन है उसकी। ठीक है, क्या करें इसका एंटीसीडेंट कैसे चेंज करें? सर सबसे पहले तो हम मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं उस क्लास में लेके ना जाए जहाँ पे कलर दे, एंटीसीडेंट नेचुरली भी दूर हो गया और वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना उसका, उसके ऊपर चार्ट लगा दें, कुछ उसकी सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे कर दें कि उसकी बैक पे आए। Some measures are required to change the antecedent. आप ऑब्जर्व कर लिया आपने कि ये इस चीज के साथ इसका पैटर्न बना हुआ है, तो अब आप उसको एक पार्ट ब्रेक कर। चेन रिएक्शन क्या होता है कि वो चीखता है, मैं कहता हूँ बुरी बात, मैंने कुछ कहा, फिर वो चीखता है, मैं फिर कुछ कहता हूँ, ये चेन बन जाती है। फिर ये रेपिटेशन में उसको आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं चेन रिएक्शन के तौर पे। उसमें से एक लिंक हम दूर कर देते हैं अपने मना करने वाला, अब वो चीखता है कुछ नहीं होता, चीखता है कुछ नहीं होता, वो चेन रिएक्शन पूरा नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली खुद कम हो जाता है। उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए शो करना, वो माहौल खराब करेगा, दूसरों को डिस्टर्ब करेगा, इन सारी चीजों को हमें फिर देख के चलना पड़ता है सामने। सर आरिश का है जैसे ऑब्सेशन है ऑन ऑफ बटन के ऑन ऑफ का, तो वो भी ऑब्सेसिव में आएगा? रेपिटेटिव बिहेवियर है, अनसोशल बिहेवियर है, बटन ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, वो करी जा रहा है। देखिए बिहेवियर इस तरह के जो ऑब्सेसिव वाले बिहेवियर होते हैं, जो स्ट्रेंथड होते हैं, फिर हमें उसको देखना होता है कि किस एनवायरनमेंट में उसको मौका मिल रहा है ज्यादा। हो सकता है वो गाड़ी में बैठे हुए उसका क्लिक क्लिक कोई ऐसे करता रहता हो शीशे का जो होता है, या घर में वो आधा घंटा बैठा एक काम करता रहता है, कोई उसको नहीं देख पाता, तो वो बिहेवियर स्ट्रांग रहेगा। उसको भी हमें देखना होता है कि उसकी अपॉर्चुनिटीज को कहाँ मिल रही है ज्यादा करने की। अब उसको हम उस अपॉर्चुनिटीज को रोकते हैं, जैसे हमने कहा कि क्लास के अंदर हम उसको कोई स्ट्रेटजी करेंगे कि वहाँ पे उसको किस तरह बिठाएं जहाँ पे उसको पार्ट नजर ही ना आए या उस क्लास में जाए ही ना, ताकि वो मजीद मौका ना मिले उसको उस काम करने का। और रिप्लेसमेंट के तौर पे हम उसको जो कुछ देंगे, अब बटन से दूर करेंगे लेकिन बटन ऑन ऑफ भी करवाएंगे। लाइट जलाएंगे, ओ पुट इट ऑन, चलो ऑन, फिर चलो अब बाहर जा रहे, चलो जो ऑफ करो उसको, अब वो इस पे आ जाएगा। अब ये उसमें अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुअली चीज बिल्ड कर रही होती है, उसकी नीड भी कुछ ना कुछ मीट हो रही होती है, उसको मौका भी मिल रहा होता है। अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हो रही होती है कि जब मैंने बंद करना है तो तब मैंने उसको ऑन करना है। ये अंडरस्टैंडिंग हम उसके साथ जो सेशन के अंदर खेल रहे होते हैं, प्रोसेसिंग जो सिखा रहे होते हैं, वहां भी अफेक्ट कर रहा होता है, वो भी बिल्ड कर रही होती है उसकी कॉग्निटिव स्किल्स को, अंडरस्टैंडिंग को। वहां पे भी हम उसको चीजों को रैंडमली कर रहे होते हैं, रिपीट नहीं करने दे रहे होते। अब वो फिर जब हम चीजों को रैंडम करते रहते हैं हर इन्वायरमेंट में, अब रेपिटेटिवनेस उसकी जो है वो कम होगी। जब रेपिटेटिवनेस कम होगी तो वो खाने पीने में जो अगर है वहां पे भी कम होगी, बटन ऑन ऑफ करने में है वहां पे भी कम होगी। अब उसको रोकना आसान होगा, उसके रोकने पे उसका रिएक्शन जो इतना बड़ा आता था
टेंट्रम जो थ्रो करता था रिएक्शन के तौर पे, वो उतना स्ट्रेंथन नहीं होगा, इंटेंसिटी उसकी कम होगी। लेकिन अगर उसको हम रेपिटेटिवनेस को ना मैनेज कर रहे हैं और वो थ्रू आउट द डे कहीं ना कहीं उसको रिपीटेडली काम करने को मिल रहा है, खा वो स्विंगी हो, खा वो गाड़ी में एक तरफ बैठ के जाना हो, कहीं पे भी हम उसको जो रेपिटेटिव बिहेवियर्स उसके हैं उसको वीकन नहीं कर रहे हैं, तो अब इन बिहेवियर्स को चेंज करने में हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और एफर्ट भी ज़्यादा लगती है और ये फ्लक्चुएशन में चले जाते हैं। मेरे इस कमरे के अंदर कंप्लायंस में है, मेरे साथ उसमें अच्छे में है, तो यहाँ पे शायद वो बटन की तरफ देखे भी ना, यहाँ पे ज़हीम इस कमरे में आके वो काम नहीं करेगा जो आपके साथ करता है, फिर वो फ्लक्चुएशन में चला गया ना, उसमें पिक कर लिया कि विच एनवायरनमेंट इज गुड फॉर दैट बिहेवियर, और कहाँ पे मैं उसको कर सकता हूँ या उसमें कंप्लायंस के साथ वो वेरी करेंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी आप उसको नहीं देंगी। अप्रोप्रिएट टाइम पे उसको आप वो काम करवाएं ऑन ऑफ करने का, तो दैट इज गुड। और ओवरऑल हर चीज़ में भी रैंडम करें, चीज़ों को रिपीटेडली सेम न करने दें, अब उसका वो जाएगा उसको। अगर मना करेंगे उसको नहीं करना, वो जरूर करेगा। तो ये भी हो सकता है जब वो खुद कर रहा तो हम कर देंगे, जब वो खुद करने लगे तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट में हम खुद कर दें। वो नशा लगा रहा होता है ना किसी को, तो वो पहले खुद सिगरेट देते हैं उसको, ये लो, वो जब पीने लग जाते हैं ना फिर उसको तो आदी हो जाता है, अब वो कहते हैं चलो जी लेके आओ। पहले हम उसको आदी करते हैं कि जब क्लास से जाने बटन बंद करके जाना है, वैसे नहीं पहले 30 मिनट्स आपने 40 मिनट बैठे रहना है, बटन को नहीं छेड़ना, लेकिन जब जाएंगे तो तुमने बंद करना। वो 30 मिनट इंतजार करते हैं कब मैं जाऊँगा तो मैंने ये क्लिक करना है और क्लिक करना है, ठीक है। पहले हम इस पर आदी करते थे, जब इस पर आदी हो जाता है फिर हम उठने से पहले एक दिन नेक्स्ट उसको यहाँ से उठने से पहले बटन बंद कर देना, चलो आज मैं करता हूँ, फिर कर तुम करना। अब उसको उसमें टॉलरेंस पे लिया। अगर ये नहीं करेंगे, रोज उसी से कराएंगे बिलफर्ज, तो बात तो वही होगी, उसे रेपिटेटिवनेस में फिर चला गया। कभी कहेंगे आज बंद ही नहीं करना। रेपिटेटिवनेस पे काम करना बड़ा आसान भी होता है और समझ के करना पड़ता है। तलहा का मुझे याद आ रहा है, इसको एक दिन मैंने दुपट्टा लेके सेशन लिया था इसका, just to give him a change that somebody is different interacting with him. हुज़ैफा को हमने बनियान में बिठा के सेशन लिया था। हुज़ैफा कब शर्ट उतार दी थी, बनियान में बैठा हुआ सेशन ले रहे थे, रिकॉर्डिंग है। उसकी रेपिटेटिवनेस कितनी थी हुज़ैफा की, टोपी पहनी है 6 महीने सर्दियों में, अब गर्मियों में उतार दी नहीं है, पहनी है। बाजू इधर है, ऊपर कर दें तो उसको मुश्किल, अब गर्मियों में हाफ स्लीव नहीं पहन ली उसने। वो जो काम ज्यादा किया बस वही करना है, जस्ट रेपिटेटिव, और उसको रोकना बड़ा मुश्किल। तो उसको रैंडम करने के लिए, डिफरेंट चीजों को डिफरेंट वे में कराने के लिए इस हद तक भी हमें करना पड़ता है। अब उसको एक वक्त आता है जब वो चेंज उसको अफेक्ट नहीं करती, अब वो बिहेवियर्स की तरफ, रिएक्शन की तरफ नहीं जाता, अब उसमें टॉलरेंस आ जाती है, एक्सेप्टेंस आ जाती है, कर लेता है। और किसी का बिहेवियर कोई सर मूसफ से स्टार्ट में जब आया था, जब मैं न्यू आया था, तो उसकी हिटिंग हो जाती थी, हिटिंग हो जाती थी। मुझे आज उसका पहला मौका याद है जब उसकी दोस्त ने मारा था, एक बार टू हार्ड। यस सर, एग्रेशन और क्राइंग बहुत ज़्यादा थी, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने भी मुझसे भी वो कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने भी कुछ स्ट्रेटजीज गलत बनाई हैं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। विद इन टाइम मैंने रियलाइज़ किया, मैंने उसके साथ पेयरिंग की, बॉन्डिंग की, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया। आउटडोर में मेरे साथ बहुत अच्छा काम करता था, ज़्यादा देर और भी किसी एरिया में अगर वो प्रॉब्लम करता था वो मुझे कॉल आउट करते थे। सर अब मैं उस पर सेशन ले रहा हूँ, एक चीज़ मैं उसकी नोट करता हूँ कि वो मुझे हिट नहीं करता। अगर वो किसी चीज़ से एग्रेसिव भी हो जाता है, मेरी किसी चीज़ से, किसी एक्टिविटी से, या किसी में कार्ड पे से कहता हूँ कि वर्बल रिस्पॉन्स दो, तो वो मुझे हिट नहीं करता। वो अपने आप को बाइट करता है और वो क्राइम करता है, अपने आप को भी हिट नहीं करता मेरे सामने। लेकिन रदर देन अगर मैं फेड होता हूँ, मैं रिमूव होता हूँ, तो वो दूसरों को हिट नहीं करता है। उसमें मैं अगर देखता हूँ तो वो फीमेल्स को ज़्यादा हिट करता है एज कम्पेयर टू मेल्स। मेल से उसकी एक कंप्लायंस है, एक वो फैक्टर है कि वो थोड़ा सा कंट्रोल करता है अपने आप को। जो अभी ड्यूरेशन सर उसकी चल रही है, उसकी ये ड्यूरेशन है कि उसकी, मैं कहता हूँ कि उसकी सेल्फ हिटिंग ज्यादा है, सेल्फ क्राइंग है, रादर देन कि वो किसी चीज को हिट कर रहा है, किसी पर्सन को हिट कर रहा है। ये बिहेवियर उसका खत्म हो। क्या स्ट्रेटजी सर हम चेंज कर सकते हैं कि उसकी ये चीज भी हम
कंट्रोल में ला सकें। सनराइज प्रोग्राम ये कहता है कि बच्चा जो कर रहा है आप उसके साथ मिल जाए। छलांगे लगा रहे हो तो आप छलांगे लगाए, वो लेट रहे हो तो आप भी लेट जाए। डिफरेंट स्ट्रेटेजी प्रोग्राम्स ये जो है ABA is one, और सनराइज है, ग्रीन फ्लोज है, प्ले है। जब आप उसके साथ मिलते हैं तो आप उसके पीयर बन जाते हैं, वो अब आपको अपना साथी समझते हैं। अब वो फिर एग्रेशन में नहीं जाता। ज़्यादा चीज़ों में उसके साथ मिल जाए आप, तो जो करना चाह रहा है उसको करें। पहले उसको ये उसका वो ख़त्म होने दे। देखिए वो सब हर बच्चे का एक डिफरेंट पैटर्न होता है डेवलपमेंट का और बिहेवियर के हवाले से। उसका बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसमें उतारे होते हैं। वो सब बिल्ट अपनी उसकी अच्छी है, स्ट्रेंथन है। जिस वक्त ये आया था इसकी एज थी 5+ समथिंग मेरा ख्याल है। उस वक्त तक चीज़ें इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और उसमें ज़्यादा ये हिटिंग वाला जो प्रॉब्लम था ये मजबूर कर दिया इसने पेरेंट्स को किसी दूसरे मुल्क से उठ के इधर अपना सिस्टम लाने के लिए। इतने मजबूर हो गए ना, तो वो बहुत स्ट्रेंथन बिहेवियर था उसका। और उसमें उसने लर्न क्या किया हुआ था कि मैं हावी हो जाता हूँ, मैं तकड़ा हूँ, मैं दूसरों पे हावी हो जाता हूँ। फिर वो जो मदर और फादर के साथ जो मेल और फीमेल वाला डिफरेंस है, वो एक नेचुरल सा भी है कि फीमेल को वो एक्सप्लॉइट करते हैं मदर्स को बच्चे ये ज़्यादातर आमतौर पे, और फादर्स को ज़रा और अंदाज में दे देते हैं क्योंकि वो ज़रा सख्त तबीयत के भी होते हैं, वो इंश्योर भी कर देते हैं। उसने ये पिक कर दिया है कि ये मुझसे तक नहीं है, ये इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है मुझे कि क्या करूँ। अब वो उसको पैटर्न को अडॉप्ट कर लिया। अब वो जहाँ पे कमज़ोर को देखता है, छोटे को देखता है, कमज़ोर को देखता है, वहाँ पे अपना बिहेवियर शो करता है। दूसरे के सामने वो नहीं करता है, सेल्फ कंट्रोल में चला जाता है। ये बड़ा नेचुरल भी है। एक मैं इसको एनिमल बिहेवियर से भी रिलेट करता हूँ। तो मेरे एक कुत्ता बैठा ना, अगर मैं डरूंगा ना उससे आए तो मुझ पर ज़रूर भौंके पड़ेगा मुझे। लेकिन अगर मैं ऐसे करके जाऊँगा ना तो वो मुझे ऐसे करके देखता रहेगा, शायद उठ के आए मेरे पास। ये बड़ा नेचुरल सा, जो कमज़ोर होता है उस पर हम हावी हो जाते हैं। एक ने वैसे आपको बाइट कर दिया था। एक ने बाइट भी कर लिया, वो तगड़ा था मुझसे मैं कहने लगा था बट डोंट ट्राई इट। वो बड़ा कुत्ता था सॉरी। तो उसको ये फीलिंग जब उस अब ये उसका पैटर्न इतना स्ट्रांग हो गया है कि उसने फॉर ग्रांटेड ले लिया हुआ है कि जी फीमेल जो है इसको मैं दबा सकता हूँ, इसके मैंने नहीं मानी। अब उसके आगे वो गुस्सा नहीं दिखाता है अपना, हिटिंग वाला या इस तरह का एग्रेशन वाला नहीं दिखाता है। जहाँ पे वो देखता है कि ये मुझे रोक सकता है या मुझे कर सकता है, वहाँ पे वो फिर अपने आप को ये बाइटिंग करना, रोना, इस तरह की तरफ हो चला जाता है। तो उसमें उसके साथ अच्छे अंदाज में पेयरिंग बॉन्डिंग जो है वो कंसिस्टेंटली आप लेके अगर चलते हैं तो मेरा ख्याल दैट विल हेल्प इट। दूसरा उसको ये बावर कराना कि भाई तुम मार नहीं सकते हो, ये रोकना फिजिकली उसको इज आल्सो रिक्वायर्ड। अब वो फीमेल को जब वो करता है, देख मैंने आपको कहा कि ये बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। ये जब बच्चे आते हैं ना क्लास में तो या सेशन में, तो ये हमारे बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि हम क्या हैं। अभी हमें उस तरह लेके चल रहे होते हैं। एक आप फीमेल के अंदर भी ये देख रहे हैं, फीमेल थेरेपिस्ट के अंदर भी कुछ थेरेपिस्ट हैं जो दाढ़ी थेरेपिस्ट है, मैं कहूँगा उनके आगे ये इस तरह नहीं करेगा, उनके आगे कंट्रोल होगा। क्योंकि ये हमारी आंखों के अंदर जो खौफ होता है उसको भी ये जज कर लेते हैं कि ये खौफ ज़्यादा है। साउंड का थ्रेशोल्ड जो है, जब आप जिस तरह से आवाज़ निकाल रहे हैं, वो मेल का पावरफुल होता है और जो फीमेल का थोड़ा सा उसमें चली जाती है। ये इसके एक्सप्लॉयटेशन वाले अंदाज इसके जो है ज़्यादा है। बट उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी देखिए बिहेवियर, मैंने कहा था कि वो वर्बल भी है, वो समझता भी सब कुछ है, उसको सब काम करना आता है, लेकिन बिहेवियर एक उसकी ऐसी चीज़ आ गई है जिसकी वजह से उसकी सारी डेवलपमेंट इफेक्ट हो रही है। अब उसको इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट डिफरेंट है, घर के इन्वायरमेंट में बड़ी एफर्ट करते हैं वो, आई अंडरस्टैंड, और लेकिन फिर भी वो एक्सप्लॉयटेशन वाला पार्ट उसका वहाँ पे कुछ ना कुछ उसको मिलता है। कुछ उसको ना देखें उसकी स्क्रीन की अपॉर्चुनिटी कुछ ना कुछ उसको वन वे और ये मजबूर होकर माँ बाप से भी उसको देते हैं। उससे क्या होता है कि उससे वो अब वो आदि रहता है कि जी मैं मनवा लूँगा या मेरी बात मानी ही जानी चाहिए। अफेक्ट उसके स्क्रीन के जो है वो भी उसमें फिर भी उसमें वो भी आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो उसके बिहेवियर्स को या डेवलपमेंट को उसकी को फ्लक्चुएशन में ले गई हैं।
उसको कंसिस्टेंसी के साथ नहीं डील कर पा रहे इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। फिर कुछ फैक्टर्स नेचुरल जो होते हैं, चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, उसमें डिस्टर्ब होना इनका, या कोई हेल्थ इशू का बीच में आ जाना, बीमार हो गया, गला ख़राब हो गया, कोई इस तरह की चीज़ें आ गई, उसमें फिर ये बिहेवियर फिर और ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये इतने सारी चीज़ें उसकी वो सब की जो है ना उसमें है। बट स्टिल आई विल से कि उसके साथ अगर आप उसको पहली फीलिंग ये दें कि भी वो आपके साथ उस तरह से एग्रेशन में नहीं जा सकता, ये फील उसको करवाएं, डांट के मार के नहीं, by stopping him, not allowing him to do so, and at the same time इसके साथ साथ पैरेलल इसके आपकी बॉन्डिंग पेयरिंग उसके साथ मिल जाना और उसके साथ काम में उसको कंफर्टेबल करना इज रिक्वायर्ड। उससे वो क्या होगा कि वो उसमें फिर अपने आप को कंट्रोल भी करेगा, परफॉर्म भी करेगा। अब जब वो रिपीटेडली आपके पास, इनके पास, मेरे पास, घर में, हर जगह पे जब इस तरह की स्ट्रेटजी जब उसके साथ होगी जहाँ पे हम उसको ये फीलिंग करा रहे हैं, अब उसकी वो 2 महीने बाद क्या होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ेगा, उसके बिहेवियर्स रिड्यूस होंगे, उसके लिए रिएक्शंस टॉलरेंस उसमें जब आएगी जो तो रिएक्शंस भी उसके रिड्यूस होंगे। सो दिस रिक्वायर्स अ कंसिस्टेंट एफर्ट इन ऑल एनवायरनमेंट्स। जितना बड़ा सॉरी, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया था, जितना एज ज़्यादा होती जाती है बच्चे की, चीज़ें स्ट्रेंथन हो जाती हैं। अब उसको रिवर्ट करने में हमें उतना टाइम और एफर्ट भी ज़्यादा लगती है। इसका टाइम जो मेरे जहन में था स्टार्ट में, उससे ज़्यादा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इसकी फ्लक्चुएशन बड़ी आती रही है। इसको हालांकि पेरेंट्स ने बड़ा इस पे साथ काम किया है, बट वो अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की हमारे एंड पे भी, मैं इसको यहाँ पे जब इसने एक्सप्लॉयटेशन वाला पार्ट यहाँ पे चुन लिया इसने कि इसके पास मैंने काम करना है, इसके पास मैंने काम नहीं करना है। ये डाडी थेरापिस्ट थी जो उसको उन्होंने अपनी वीकनेसेस को नहीं उसको शो किया और उसके साथ उस तरह से डील करती रही। इन्होंने अपनी वीकनेसेस को घबरा गई, उसमें जो भी वो माशाल्लाह बिल्ड भी उसकी ऐसी है। और मैंने कहा कि मुझे उसका मौका याद है आज भी, जिसका मतलब वो जब मारता है तो वो अच्छा टिका कर पता लगता है किस बाइट को भी किया था। काफ़ी आपको भी किसने है जी, तो आपको भी, तो ये अब वहाँ पे फिर वो जो है ना फिर वो और शेयर हो जाता है। तो उसके साथ पेस आपको रखना पड़ता है उस अंदाज का, उस अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन उसको कंफर्ट भी देना जरूरी। अब बीच में देखें जहाँ पे वो आपको मांगता है मोबाइल दे दें, ये ऑब्सेशन उसके साथ बहुत ज़्यादा थी। कि जो बच्चे इस तरह के होते हैं ना, उनकी बैकग्राउंड में अगर आप देखें ना हिस्ट्री में, तो आपको ये ऑब्सेशन उसकी स्क्रीन के साथ बहुत ज़्यादा मिलेगी। तभी वो इतने उस एंड पे जाते हैं, क्योंकि वो आदत उनकी या वो डेवलपमेंट उनकी ब्रेन में उस अंदाज की इतनी स्ट्रांगली हो चुकी होती है कि वो उसको जो है प्रॉब्लम कर रही होती है। अब उसको वो बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना उसका मुश्किल हो जाता है। और ASD फीचर्स ही उसके बेसिकली आप देख लें, ASD फीचर्स भी अगर उनसे जेनेटिक रीजन में उसके थे, तो साथ ही जैसे उसने एग्रेवेट कर दिया, उसको एक्सपोजर ने ज़्यादा रहे, अब वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और एज उसकी ज़्यादा हो गई। अब उसको प्रॉम्प्ट करना भी बाज़ बात या फिजिकली रोकना भी बाज़ बात इनके लिए मुश्किल है। ये नहीं रोक सकती, आप रोक सकते हैं। ये चीज़ें फिर उसकी फ्लक्चुएशन में चल जाती है, बट स्ट्रैटेजी रिमेन सेम कि आप उसके साथ बॉन्डिंग पेयरिंग उसके साथ अच्छी रखते हुए, उसको कंफर्टेबल रखते हुए सिखाते रहें, बिहेवियर को टॉलरेट करवाते रहें, वीकन करते रहें, तो इम्प्रूव करता रहेगा आगे जाके इंशाल्लाह। फाइन। सर स्टिमिंग होती है बच्चों की बहुत अब तक ही है सर, उसकी वो टैपिंग तो रिड्यूस हो जाती है, लेकिन स्टिमिंग उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। जैसे ग्रुप में होता है कि मतलब और बच्चों को भी करवाना होता है ना, उसके ऊपर से मतलब उसको बोल भी रहे होते हैं। जैसे एक टेक्निक है कि बच्चे को 1 3 इस तरह करके, तो उससे भी नहीं उसकी कंट्रोल हो रही थी, मतलब उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है स्टिमिंग। वर्बल स्टिमिंग? यस सर, वर्बल ताकि मैं देखिए वो बहुत ज़्यादा स्टिमिंग कर रहा है उसको। हाँ, जब खड़े करवा के कोई काम करवाते हैं ना, वो कम होती है। जब उसको बिठा देते हैं उसी ग्रुप सेटिंग में और फिर उससे वो करवा रहे थे, मतलब बाकी को करवा रहे थे, उससे भी करवा रहे थे, उसकी बहुत बड़ी होती है, मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रही होती उसकी स्टिमिंग। किसी ने काम किया स्टिमिंग पे आप में से? सर मेरे किसी भी बच्चे के साथ? मेरे हाथ याद है उसकी स्ट्रीमिंग बहुत, एक टाइम था उसकी वर्बल स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा थी। आप उसको कुछ भी कहो, वो काम करके भी ना वो नहीं बोल रहे। मैं उसको सेंसरी में ले आई, मतलब मैंने एक वीक उसका मतलब ऑन एंड ऑफ करके ना सेंसरी में डिफरेंट टॉयज करके, सेंसरी कभी होते थे, कभी डिफरेंट टॉयज होते थे। दूसरा उसके कान में दूर से भी अगर आवाज़ आती थी ना, मैं ऊपर सेशन लेती थी तो वो बात रिपीट करती रहती थी।
तो बिल्कुल मैंने पहले दरवाज़ा बंद कर दिया था 1-2 दिन, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके खोला ताकि उसको शोर आए थोड़ा, तो उसको वो चीज़ डिक्रीज हो गई थी जब सेंसरी टच उसको ज़्यादा मिलने लग गया था। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि अगर उनको सेंसरी ज़्यादा दो तो उनकी वर्बल स्टिमिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और किसने काम किया उस टाइम पे? क्या किया? सर आपने मुझे खुद बताया था कि मतलब ज़्यादा टेक्टाइल वाला, तो उससे थोड़ा सा कम मुझे लगा था, फिर वो छुट्टियों पे चला गया उसके बाद फिर। और किसी ने काम नहीं किया स्कूल पे कभी बर्बर पे किसी पे बच्चे की? सर जैसे हैदर है, हैदर जब मेरे पास स्कीम आता तो उसकी स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे मैम हुनैजा ने गाइड किया था कि इसके लिए एक्टिविटीज़ थोड़ी टफ रखें, अगर इजी काम करेगा तो ये स्ट्रीमिंग ज़्यादा करेगा, अगर एक्टिविटीज़ थोड़ी टफ होंगी इसके लिए उसमें टेंशन ज़्यादा रहेगा तो उसकी स्ट्रीमिंग कंट्रोल होगी। मैंने ऐसे ही काम की उसकी स्ट्रीमिंग वापस कंट्रोल की। सर हमार अमार सर वो उसको जितना डिस्ट्रैक्ट किया जाए ना वो उतना ही मतलब पूरे सेशन में मेरे साथ उसकी स्ट्रीमिंग नहीं होती, लेकिन और एरिया में उसकी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आइडल देखिए स्टिमिंग में क्या करना होता है, फाइन थैंक यू। स्टिमिंग में हमने उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना होता है, फोकस कराना होता है किसी चीज़ पे, ताकि वो जहाँ से अटैच हुआ हुआ है जो बोली जा रहा है वो उस ब्रेन उससे फंक्शन अपना फोकस उसका हट के दूसरी किसी चीज़ पे फोकस आ जाए। अब वो फोकस उसको कैसे चेंज होगा, जब हम उसको कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन देंगे जो उसको डिस्ट्रैक्ट करेगी माइंड को। दिस इज व्हाट आई डू। मैं एक बच्चे को ये कराता हूँ, लगाता हूँ, वो लगाता है, प्रेस कर देता है, निकाल देता है, ऐसे निकाल देता है। जो स्टिमिंग वाला बच्चा होता है मैं उसको यहाँ से रजिस्टर देता हूँ ताकि उसको फोकस करना पड़े कि ये क्यों नहीं निकल रहा। अब वो जोर लगाता है, मैं देखता हूँ कितना टॉलरेट कर रहा हूँ, कहीं उसको छोड़ ही ना दे, मैं उसके रिएक्शन देख रहा होता हूँ। जहाँ पे वो लगता है कि छोड़ने वाला है मैं इधर से लूज कर देता हूँ, फिर पकड़ लेता हूँ, कभी पूरा छोड़ देता हूँ। जब उसको इस पर निकालने लगाने पे फोकस करना पड़ेगा, वो इधर निकालने डालने लगता है, मैं आगे उंगली रख देता हूँ, अब वो डालता है नहीं जाता है, अब वो कहता है क्यों नहीं जा रहा, फिर वो जोर लगाता है, फोकस आ गया ना। ये जो टेक्टाइल सेंस में जो हम देते हैं, स्लाइम हो गया, प्लेडो हो गई, क्ले या सैंड हो गई, काइनेस्थेटिक, इसे टच स्टिमुलेशन स्ट्रॉन्ग जाती है ब्रेन को। अब वो उधर से डिस्कनेक्ट होता है और इधर आ जाता है कि ये क्या चीज़ टच हो रही है, क्या हो रहा है। फिर इसमें स्टिमिंग में एक ये चीज़ काम करती है, दूसरा हम उसको जो वो सुन रहे हैं उससे हट के सुनाते हैं। सब वो ड्रम देंगे मुझे लास्ट पे। एक तो मैंने कहा ये इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो हेल्पफुल होती है। फिर उसको हम उसको उस जो वो जहाँ पे वो कनेक्टेड है, जो राइम क्या स्टिमिंग कर रहे थे, यही कर रहे होते स्टिमिंग, ये जो सुने होते हैं ज़्यादा उन्होंने वही चीज़ें बोल रहे होते हैं ना, ट्यून वही होती है अक्सर बात की। हम उसको उससे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेट, मैं उसके बाद ये लाउड शार्प शेर लगा दें, मैं उसको ये कहूँ, वो उधर से डिस्कनेक्ट होना मजबूर हो जाता है, वो रो सकता है जब उसके वो नीड पूरी नहीं होती। स्टिमिंग की सीरियल केसेस के अंदर जब मैं देखता हूँ तो वो जब इस तरह की आवाज़ को मिलेगी, अपनी आवाज़ नहीं मिलेगी, वो क्राइम में चला जाएगा। आई प्रेफर दैट, रोते रोते। अब जब ये इस पे वो डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है, अब मैं इसको स्लो कर सकता हूँ। गैप आता है, साइलेंट गैप। ये एक्टिविटी है मेरी उसके साथ। अब मैं उसके कान के पास कर रहा हूँ, ज्यादा उसका आप हो जाए, ब्रेक हो, जो वो ब्रेक होता है मैं इसको साइलेंट में करता रहता हूँ। मैं अपनी आवाज़ ऊंची कर देता हूँ जहाँ पे उसके वो जो खुद बोल के सुनना चाह रहा है वो डिस्टर्ब हो जाए, उसको वो समझना है कि वो क्या बोल रहा है। अब वो क्राइम में जाता है। अब मैं उसको फिर मैं अपना बोलना ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली बोलता हूँ, फिर मैं बीच में गैप देना शुरू कर देता हूँ। वो गैप पहले बिल्कुल थोड़े, आहिस्ता आहिस्ता गैप बढ़ते जाते हैं, बोलना कम हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये रैटल इसका ये आवाज़ निकालना कम होता जाएगा और साइलेंट ज़्यादा आ जाएगा। फिर उसमें इनके स्ट्रीमिंग में एक और क्या होता है कि इन्होंने पैटर्न्स बनाए होते हैं, इधर देखना है उधर देखना है। अब ये इनका सारा दिन का यही होता है कि देखते जाना है और बोलते जाना है, बोलते जा रहे। चेन रिएक्शन मैंने आपको समझाया, हम उसमें से एक पार्ट दूर कर देते हैं, हम उसको आइज को मास्क कर देते हैं। जब नजर आना बंद हो गया तो ये विजुअल कम हो गया, अब वो बोलना नेचुरल वे में डिस्कनेक्ट हो जाता है।
फिर उसमें वो जो इन्वर्टेड ग्लासेस हैं, कहाँ है ये वो रखती है, उसमें इमेज उल्टा नजर आता है, मैं वो पहना आता हूँ उसको। ऐसे बैठे उससे ज्यादा दिन हमेशा ज्यादा क्या देखे, ऐसे बैठे देखा है, इस कमरे में ऐसे देखा है, मैं उल्टा बनाता हूँ, ये उल्टा नजर आ रहा है उसको। उसका फोकस नेचुरल, ये कौन है, कैसे बैठा है, इसका सर किधर, इसका ये किधर है, चेंज हो गया। तो इस तरह से उसको डिस्टर्ब कर देते हैं हम, उसको फोकस को चेंज कर देते हैं, उस जहां पे वो अटैच हुआ है ऑब्सेसिवली स्टिमिंग में बोली जा रहा है, कर रहा है, वो ब्रेक हो जाए। वो जब ब्रेक हो जाता है, अब उसको मेरी आवाज जाती है, अब वो मेरी प्रोसेसिंग को समझता है। हैदर इज अगेन एन गुड एग्जांपल फॉर दैट। प्रोसेस तभी करेगा ना, आवाज जाएगी, अपनी आवाज जा रही है, तो स्टिमिंग इज अ बिग बैरियर इन लर्निंग, रेपिटेटिव बिहेवियर है। तो उसको जब तक वो स्टिमिंग उसका की रहेगी, उस वक्त तक हम उसको सिखा नहीं सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ये एप्पल है, ये कैट है, ये बॉल है, उसको समझ नहीं आ रही है, उसका फोकस ही नहीं है इस पर। हाँ वो विजुअल स्टिमिंग है, जब विजुअल स्टिमिंग में उसको वो स्टिमुलेशन मिल रही है, वो इन कलर्स में, इन शेप्स में खोया हुआ है, मैं उसको क्या दिखा रहा हूँ देखिए, या मैं उसको क्या कह रहा हूँ आवाज़, वो उसको प्रोसेस नहीं करेगा। तो स्टिमिंग को रोकना बड़ा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है। होती कैसे स्टिमिंग स्टार्ट, जब स्क्रीन, अक्सर बच्चों का आप ये देखेंगे, हमने स्क्रीन का इफेक्ट जब मैं समझाता हूँ पेरेंट्स को, ये स्क्रीन के ये एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, तो स्क्रीन नहीं दिखानी है, वो उसको बंद कर देते हैं। जब बंद कर देते हैं तो अब क्या होता है, अब उसके कान में जो आवाज़ आती थी लगातार, कार्टून्स की, राइम्स की, म्यूजिक की, जो भी होता, जो चीज़ें उसको नज़र आती थी ज़्यादा हर वक्त मूविंग, वो जब उसको नहीं नज़र आती है तो वो अपनी नीड मीट करना चाहेगा। वो अपनी नीड मीट करने के लिए क्या करता है, वो खुद ही बोलना शुरू कर देता है, खुद ही इधर उधर देखना ज़्यादा कर देता है। अब वो बढ़ जाती है, उसको रिप्लेसमेंट चाहिए होती है। वो रिप्लेसमेंट हम ग्रेजुअली अगर उसको साथ देते रहे तो फिर वो उस तरफ नहीं जाता है, वरना ये उस तरफ जाता है। अब कहीं पे उसको आइडल टाइम 2 घंटे बिजी है, घर में कोई उसको देख रहा है, या यहाँ पे तो खैर स्ट्रक्चर रूटीन है, यहाँ पे तो उसको फारिग टाइम उस तरह का नहीं मिलता, अनसुपरवाइज जो है। घर में कहीं पे उसको वो टाइम मिल गया, उसके अंदर वो इस तरह के बिहेवियर्स अपने स्ट्रेंथन करते हैं, इधर से उधर भागना, ये करना, स्टिमिंग करते रहना। 2 घंटे जब लगातार वो ये करता रहा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, रेपिटेटिव बिहेवियर भी उसके अंदर है, उसका वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब हम इसको टारगेट करते हैं और हम ब्रेक थोड़े इंटरवल्स के साथ उस पर काम करते हैं। 10 मिनट तक उसकी स्टिमिंग, बहुत सुवियर केस बता रहा हूँ आपको, 5 मिनट तक उसकी स्टिमिंग रोकने में अगर मैं कामयाब हो गया फिर छोड़ दूंगा, फिर 25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद फिर पकड़ूंगा, फिर 5 मिनट पर काम करूंगा। अब वो 5 से 7 पे जाएगा, अगले वाले टाइम में फिर उससे आगे जाएगा। इस तरह से ग्रेजुअली वो बढ़ता है। एक्टिविटीज़ के अंदर फिर मैं उसको पॉजेज दे रहा होता हूँ जिसमें कि उसको ना सुनने को मिल रहा हो, विजुअल डिस्कनेक्शन कर रहा होता हूँ। ये जो एक्टिविटीज़ होती है डिफरेंट, और एक बच्चे को जो टोकरियाँ, ये जब उन्होंने कहा कि प्लास्टिक खतरनाक है, प्लास्टिक के बैग्स नहीं होंगे, तो उन्होंने टोकरियाँ बना दी सोने के लिए। वो प्लास्टिक की, अगर आपने देखा कि उसका वेस्ट उसका बनाओ, मैं उसके ऊपर राफे बच्चे के ऊपर मैं उसके ऊपर वो चढ़ाता था इधर, उसको अब नज़र प्रोसेस के क्रॉस जाली आ गई तो उसके आगे, अब जाली में से जब नज़र आ रहे हैं तो उसका देखने का एंगल ही चेंज हो गया। मैंने ग्लासेस देख ली, उसके ऊपर मैंने अपनी मेरी पुरानी ग्लासेस उसमें मैंने ब्लैक पेंट करके उसको वो पहना दी। अब वो इधर से देखता था, इधर से देखता, एंगल चेंज हो गया। वो पहले तो उतारना चाहता था, पहनना ही नहीं चाहता था, तो यूज टू किया, फिर उसके बाद उसने ऐसे ऐसे करके देखना शुरू कर दिया। अब वो ऐसे करने में देखने में, ऐसे करने में देखने में चेंज आ गया, उसका फोकस चेंज हो गया, उसकी उस टाइम में वो ये सारी चीज़ें रिड्यूस हो गई। ये टेक्निक्स होती हैं छोटी छोटी जो हेल्प करती हैं, समझ के करना, ऑब्जर्व किया, समझ। अब उसको पॉजेज अगर आपने ना दिए बीच में तो ये फिर वही हो जाएगा ना, ये तो फिर वही हो गया। इन पॉजेज को ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए, कंसिस्टेंसी डिमांड्स के आप उसको नोट करते रहें, और आहिस्ता आहिस्ता ये बजना कम और खाली रहना ज़्यादा होता रहे। अब उसका उस स्टेप में कुछ अंदाज हो, इस पर आपको लगातार काम करना पड़ता है, आज भी कल भी। हार्डली मैक्सिमम टेक्स जो है मैंने देखा है स्टिमिंग बहुत भी, अगर अच्छे अंदाज में सुई स्टिमिंग को भी हम अगर हर एनवायरनमेंट में काम करें तो 4 से 6 दिन में ये बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके बाद टेंडेंसी होती है उसके होने की, लेकिन अब रोकना, डिस्ट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। अब उसको डिफरेंट स्टिमुलेशन जो हम दे रहे होते हैं वो चीज़ें उसको आसान कर देती हैं उसको। तो ये काम करना पड़ता है स्टिमिंग, और हर एनवायरनमेंट में करना पड़ता है। विजुअल स्टिमिंग में ये क्या करते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं, उसको जो शीशे में से बाहर देख रहे हैं, हम बड़े खुश हैं कि बच्चा आराम से बैठा हुआ है, बेसिकली वो विजुअल स्टिमिंग अपनी बढ़ा रहा होता है वहाँ पे।
वो उसको वही इमेज मिल रहा होता है कि दरख्त मूव कर रहे हैं, गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, बंदे मूव कर रहे हैं, स्क्रीन है वो, उसका शीशा जो है वो स्क्रीन लगता है उसको। और अपनी इस नीड को क्या करते हैं, शीशे के सामने, मिरर के सामने जाके खड़े हो जाएंगे। मेरा करती थी ये, वो काफ़ी टाइम शीशे के सामने घर में गुजारती थी, तो मुझे फीडबैक उससे मिला था उसका। मैंने उनको मना किया, मेरे शीशे में कपड़ा ना, वर्बल थी, अच्छी बात ये थी उसकी, लेकिन उसके पास अंडरस्टैंडिंग वाली रेपिटेटिव वाले पार्ट था उसका ज़्यादा। तो वो शीशे के सामने खेलती रहती थी अपना। अब वो शीशे में अपना अक्स उसको जो नज़र आ रहा है वो वही स्क्रीन वाला काम कर रहा है, फ्रेम नज़र आ रहा है, उसको वही नजर रहा है, वो सेटिस्फेक्शन थी उसकी जो उससे लेती थी। फिर ये शेडो के साथ अपने साथ खेलते बाहर निकलते हैं, जहाँ शेडो आता है, अगेन वो अपनी वही चीज़ उसकी हो रही होती है। वी ऑब्जर्व इट एंड वी एनालाइज इट। व्हाट ये बातें आपको बता रहा हूँ, शायद आपको लिखी हुई ना मिले कहीं पे भी। जैसा आई ऑब्जर्व दिस हैपेंस, इस केस में भी, इसमें भी, इसमें भी। ओवर द टाइम मैं देखा कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो स्क्रीन इन्होंने इधर बनाई हुई है, अपनी शीशे में बनाई हुई है, बड़े कंफर्टेबल। जैसे ही आपको शीशे से हटाएंगे गाड़ी में बच्चे को, उधर ही रोना धोना शुरू, हाँ हाँ गुस्सा। तो वो उसकी वो अब वो 1 घंटा ट्रैवल करके आता है। इसको बच्चे को हमने मना किया था कि आर्यन को कि 2 घंटे की ट्रैवलिंग के साथ इधर आता है 3 घंटे गुजारने के लिए। मैंने कहा मत लाए, 2 घंटे आना, 2 घंटे जाना, 4 घंटे वो स्क्रीन देख रहा है, लॉस्ट है। 4 घंटे 2 घंटे ट्रैवलिंग में कितना मतलब उसको इन्वॉल्व कर लेंगी वो। कॉन्टिन्यूसली उसको स्टिमुलेशन मिल रही है, वो काम हो रहा है। इवेंचुअली क्या हो रहा है, उसका पैटर्न स्ट्रांग हो रहा है। वो कुछ भी नहीं करता था आर्यन, किसने काम किया उसके साथ? स्टार्ट याद है आपको? पकड़ना ही नहीं है, करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना। ऐसे पकड़वाए तो छोड़ देना है। ऐसे भी फिजिकल प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं, आपने प्रॉम्प्ट छोड़ा तो उसने भी छोड़ दिया, करा लो मैंने। व्हाट वाज दैट? एस्केप। क्योंकि वो इतना उसका वो बिल्ड हुआ स्ट्रांग हुआ था। अब कर रहे काम जब नहीं तो उसको टाइम पुश करना पड़ा, रिलक्टेंस उसकी इतनी ज़्यादा थी उसको ब्रेक करना पड़ा। फाइन, तो ये बिहेवियर्स इस अंदाज से चेंज हो जाते हैं, स्टिमिंग हो या एस्केप हो या ये सारे हो, उसको थोड़ा सा समझ के अंडरस्टैंड करें और उसके साथ कंसिस्टेंटली काम करें, टाइम दें, स्ट्रेटजी डिस्कस करें कि ये हो रहा है, इसके साथ क्या क्या हो सकता है, और वो इवेंचुअली आपकी जो गोल्स हैं अचीव करना वो आसान हो जाता है जब ये बिहेवियर्स कंट्रोल हो जाते हैं। बिहेवियर सबसे बड़ा इशू है। और इसमें एक बड़ा बच्चा था 12 साल का, अली, गुलरेज ब्रांच में, उसकी एक वीडियो भी रिकॉर्ड हुई थी। मैंने स्टार्ट में उसके साथ काम किया था, वो मुझसे 4-6 इंच ऊपर ही था और इतना बड़ा था। उसके बिहेवियर पे भी मैंने काम किया था। उसको उसके बिहेवियर की इंतहा आप ये देख लें कि उसकी मदर जिस दिन लाई थी उसको वहाँ पे एडमिशन के लिए, वो लहू दरवाजे पे गेट कीपर ने उसको देखा तो लहू लुहान थी माँ, और उसको माँ को रास्ते में मार रहा था। और माँ ने उतरते सार उसको गेट कीपर को कहा कि मुझे अफसोस है कि जिस दिन ये पैदा हुआ था तो मैंने उसको मार क्यों नहीं दिया। एक माँ ये जुमला अपने बच्चे के लिए कैसे कह सकती है? इसका मतलब उसका बिहेवियर इतना सुयर था, उसमें टॉलरेंस नहीं थी, एक्सेप्टेंस नहीं थी, अपनी मर्जी के खिलाफ जब काम होता था वो इस एग्रेशन में जाता था। उस पर जब मैंने काम किया तो उसको, अब ही वॉज ह्यूज, मुझसे बड़ा था, इतना बड़ा था, उसमें मुझसे डबल ताकत उसमें थी, उसको मैं कैसे रोकूं? वो तो मारता था। एवर्सिव मेथड, एवर्सिव थेरेपी क्या होती है? बैड स्टिमुलस आप अटैच कर देते हैं, बैड स्टिमुलेशन, अनप्लेजेंट चीज को आप अटैच कर देते हैं उसके साथ, समथिंग बैड इन फीलिंग, वो हेल्पफुल होती है बाजू का। उसके साथ मुझे लाउड होना पड़ा, हाँ खबरदार। उसको मैंने बिल्कुल जेस्चर नहीं दिया कि मैं तुमसे डरता हूँ, उसको मैंने ये जेस्चर नहीं दिया, और मैंने उस पर ऐसे करके खड़ा होता था उसके सामने, बेशक मैं लगता छोटा ही होता। उसकी वीडियो भी थी, फिर मुझे डिलीट करनी पड़ गई क्योंकि उस पर नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा आने लग गए थे। लोगों ने उस पर कहा कि ये गलत है और ये अब्यूज़ है और ये और वो है, बात है। मुझे फिर इवेंचुअली वो डिलीट करनी पड़ गई, दोबारा मैंने कर दी थी। बट उसके साथ वो मेथड मुझे यूज़ करना पड़ा, उससे वो कंट्रोल हुआ। और वही बच्चा जो बाद में जो है लिखने पे आ गया, स्पीच वर्बल उसकी स्पीच सारी हो गई उसकी, और उसने बड़ा इम्प्रूव किया। लेकिन उसके साथ उसके शुरू में 7 डेज मुझे उसको सैटरडे टाउन में हमने सेशन लेते थे, पेरेंट्स को बुला के उनके सामने मैं सेशन लेता था। 7 डेज उसका सेशन मुझे कॉन्टीन्यूसली लेना पड़ा। संडे को भी काम किया उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए।
क्योंकि वो जब आया था तो इसकी स्ट्रेंथ एंड बिहेवियर थे, उसका एग्रेशन इतना ज़्यादा था कि कोई उसके सामने खड़ा, कोई उसको लेने को तैयार नहीं था, स्कूल इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल, क्योंकि उसका एग्रेशन कोई नहीं उसमें कर सकता। देयर आई हैड टू यूज दीज टेक्निक्स, और उसके बाद वो कंट्रोल हुआ। अब ये एवर्सिव मेथड जो है उसका अनप्लेजेंट का डिफरेंट वे में हो सकता है। यहाँ पे ये मुसब के साथ मैं ऐसे करता था, डिफरेंट बच्चे इस लेवल के, मैं उसको स्टेयर इस तरह से करता था, तो वो भी उसको जैसे देता, उसके बाद नॉर्मल पे ग्रेजुअली फेड करते करते वो नॉर्मल पे आ जाता है। समटाइम्स यू हैव टू डू लाइक दैट एज वेल फॉर सर्टेन बिहेवियर्स, जहाँ पे वो एग्रेशन इस तरह का होता है। खाली वो टेक्निक्स जो बुकिश चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं चलती हैं। यू नीड टू टेक सम स्ट्रेटजी लाइक दैट, जिसमें कि आप बिहेवियर को मैनेज कर सकें और उसको उस पर ला सकेंगे जहाँ पे वो आपके साथ कंप्लायंस शो करे और अपने आप को कंट्रोल करे, सेल्फ कंट्रोल में जाए। तो दिस इज अ बिट टैक्टफुल, and the more you interact with these kids in different environments and different levels, you learn a lot from these children, और आपको ये समझ आता है कि क्या है। But aim of this workshop is कि आप कोशिश करें इन चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करने के बजाय दूसरों के एक्सपीरियंस से ग्रास्प करके अप्लाई करें। यू विल मेक इट, यू विल लर्न योर ओन एक्सपीरियंस, उसमें आपको मिलेगा। फाइन, फाइन, थैंक यू वेरी मच।